हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में तुम देखने वाले हो कि हम करेंगे डीएमडी कंप्लीट। डीएमडी की यूनिट वन पूरी वन शॉट में, ये सारा मैं वन शॉट में कवर करवा दूंगी। एंड इसको करने के बाद तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाद तुम्हें बस जरूरत है कि आकाश में या आकाश की पीवाईक्यूज या फिर ऐसे करके थोड़े क्वेश्चंस देख लेना, ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। बाकी कॉन्सेप्ट तुम्हें इधर से पता चल जाएंगे। तो देखो, डीएमडी भी डेटाबेस मॉडलिंग डिजाइन जैसा ही है। यहाँ पर हम डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। एंड यही सेम चीज, ऐसा ही एक सिमिलर चैप्टर हमने पढ़ा हुआ था अपने पहले वाली यूनिट्स में। लाइक पहले वाले सेमेस्टर में हमने सेम चीज पढ़ी हुई है, डेटाबेस क्या होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ था, राइट। तो अब हम उसी को थोड़ा और ज्यादा अ, पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या होता है। तो ज्यादा वेस्ट नहीं करती मैं टाइम को, और फटाफट पढ़ा देती हूँ क्योंकि टाइम कम है। एंड आई गेस तुम लोगों का एग्जाम भी है कल। तो देखो, डेटाबेस मॉडलिंग सिस्टम आर्किटेक्चर। अभी हमने डेटाबेस क्या होता है। मान लो एक जगह है जहां पर बहुत सारा डेटा स्टोर है, ठीक है। उसी को मैं डेटाबेस बोल रही हूँ। बहुत सारा डेटा स्टोर है, उसी को मैं डेटाबेस बोल रही हूँ। अब मैंने एक सर्च करा कंप्यूटर से, मैंने कुछ सर्च करा कि मुझे ना ये चीज बता दो। कंप्यूटर गया उस डेटाबेस के पास जहां पर बहुत सारा डेटा स्टोर है, डेटा को सिलेक्ट करा और मुझे उसने दिखा दिया। तो अभी इतना मानो कि डेटाबेस लाइक एक जगह है जहां पर बहुत सारा डेटा स्टोर है। डेटाबेस की ना एक डिजाइन होती है, प्रॉपर डिजाइन होती है। वो सब हम अभी पढ़ेंगे। तो डेटाबेस मॉडलिंग सिस्टम डिजाइन किस पर डिपेंड करती है? अपॉन आर्किटेक्चर कैसा है उसका, उस बेसिस पे वो डिपेंड करेंगे। Architecture is used to deal with a large number of PCs, web servers, database servers, and other components that are connected with network. The client-server architecture consists of many PCs and a workstation which are connected via the network, यानी through the network. जो database होता है उसके अलग अलग architectures होते हैं, depend on कौन उस database को डेटा को यूज करने वाला है। लाइक जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होगा, मतलब जो डेटाबेस होगा जिसमें क्लाइंट्स होते हैं, सर्वर होता है, वो उसमें क्या क्या होता है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बहुत सारे नंबर्स ऑफ पीसीज होते हैं, वेब सर्वर्स होते हैं और डेटाबेसेस होते हैं। एंड वो सारे एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं। यानी अगर ऐसे कुछ बहुत सारे पीसीज हैं जो एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है। डीबीएमएस में जो आर्किटेक्चर होता है ना, वो डिपेंड करता है हाउ यूजर आर कनेक्टेड टू द डेटाबेस एंड गेट इट्स रिक्वेस्ट डन। देखो, आर्किटेक्चर का मतलब ये हो गया कि यूजर किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस के साथ, एंड जो भी उसको चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले रहा है, ठीक है। अब इसी में डेटाबेस आर्किटेक्चर में कौन सा आर्किटेक्चर हमने पढ़ा? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, सर्वर्स होंगे, और कंप्यूटर्स किससे कनेक्ट होते हैं? एक नेटवर्क से, ठीक है। अभी समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे तुम जब चलोगे तुम्हें सब चीजें समझ आने लगेंगी, ठीक है। अब देखो, टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर। देखो, अब हम पढ़ेंगे ये, और ये आई गेस एग्जाम्स में आता भी है कि टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर्स बताओ। देखो, दो तीन तरीके हो सकता है। अगर मेरे को किसी सपोज मुझे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, है ना, तो एक तरीका हो सकता है मैं डायरेक्ट ही साइट पे चली गई, मैंने खुद ही सर्च कर लिया और मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली। एक तरीका हो सकता है, जैसे मुझे एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैंने कोई पार्सल ऑर्डर करा ऑनलाइन, ठीक है, और वो डिलीवर तो हो गया पर मेरे पास तक नहीं पहुंचा। अब मेरे को इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या मैं डायरेक्ट अमेजोन के पास जाकर खुद उसके डेटाबेस में घुसकर चेक कर सकती हूँ? ये चीज नहीं। मुझे एक इंसान की जरूरत पड़ेगी जिसको मैं कांटेक्ट करूंगी और वो मुझे बताएगा कि पार्सल कहाँ पर है, अपने डेटाबेस में देखकर, ठीक है। तो यही होता है कि डेटाबेस जो होता है उसके अलग अलग आर्किटेक्चर्स होते हैं, ठीक है। अभी इनको हम अच्छे से समझेंगे। कौन कौन से आर्किटेक्चर्स होते हैं? वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर और थ्री टायर आर्किटेक्चर। ये क्या होता है ये सारा मैं अभी बता दूंगी, ठीक है। तो जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके कितने आर्किटेक्चर्स हैं? वन टायर, टू टायर एंड थ्री टायर। अब ये वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर, ये है क्या? देखो, इसको थोड़ा नीचे कर दो। वन टायर आर्किटेक्चर, इसका मतलब क्या होगा कि एक ही चीज होगी, है ना, एक ही चीज होगी। तो यहाँ पर क्या होता है वन टायर आर्किटेक्चर में? जैसे एक बार मैं रीड कर देती हूँ, फिर मैं अच्छे से तुम्हें समझा दूंगी। इन दिस आर्किटेक्चर द डेटाबेस इज डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूजर। समझ आया?
मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं डायरेक्ट गई और मैंने डेटाबेस से ही इन्फॉर्मेशन ले ली, कोई थर्ड पार्टी बीच में नहीं आई। सो इट मीन्स कि हम डायरेक्टली बैठकर डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चेंजेस हो वो डायरेक्टली डेटाबेस में ही हो जाएगा और काफी हैंडी टूल्स होते हैं। द वन टायर आर्किटेक्चर इज यूज्ड फॉर डेवलपमेंट फॉर द लोकल एप्लीकेशन वेयर प्रोग्रामर्स कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस फॉर क्विक रिस्पॉन्स। समझ आया? डेटाबेस के टायर्स कौन से हुए? वन टायर आर्किटेक्चर, टू टायर आर्किटेक्चर, थ्री टायर आर्किटेक्चर। वन टायर आर्किटेक्चर में क्या हुआ कि जो भी यूजर है वो डायरेक्ट किससे कनेक्ट कर पा रहा है? डेटाबेस से। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए डेटाबेस से ले लो। ठीक है, समझ आ गया? अब टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा? डायरेक्ट तो नहीं कनेक्ट कर पा रहे होंगे, किसी के थ्रू कर पा रहे होंगे, तो टू टायर हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं टू टायर आर्किटेक्चर। टू टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? द टू टायर आर्किटेक्चर इज सेम एज बेसिक क्लाइंट सर्वर। हमने अभी क्लाइंट सर्वर के बारे में बात की थी। एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। ठीक है, तो टू टायर एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ये क्लाइंट सर्वर की तरह होती है। यहाँ पर जो क्लाइंट होता है वो किससे कम्युनिकेट कर सकता है? डेटाबेस से, अपने सर्वर साइड पर। ठीक है, अब देखो, अगर अब मैं तुम्हें टू टायर आर्किटेक्चर बताऊं तो टू टायर आर्किटेक्चर में क्या है? सपोज मैं हूं, मुझे ना डेटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन लेनी है, तो मैं अपने ऐप पे गई, किसी एप्लीकेशन पे गई एंड उसके थ्रू मैंने क्वेरी रेज करी एंड देन मैंने उसी से मुझे डेटाबेस में एंट्री मिली। ठीक है, तो इस तरीके के जिसमें हम डायरेक्ट डेटाबेस से इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे, हमें किसी एप्लीकेशन की जरूरत है। ठीक है, इसको मैं बोलती हूँ टू टायर आर्किटेक्चर। ठीक है, अब इसका ना एक डायग्राम होता है, देखो। हम्म, हम्म, ये रहा। टू टायर आर्किटेक्चर कैसा होता है? यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा डेटाबेस, ये रहा सिस्टम डेटाबेस हमारे पास है। अब इस पर मैं यूजर, एज अ यूजर डायरेक्ट नहीं जा सकती। एज अ यूजर मैं डेटाबेस के पास डायरेक्ट नहीं जा सकती। तो मैं क्या करूंगी? मैं किसी एप्लीकेशन में लॉग इन करूंगी। ये पूरा मानो मेरा क्लाइंट सर्वर हो गया। ये एप्लीकेशन डेटाबेस के पास जाएगी और इंफॉर्मेशन लेके आएगी। तो ये तो हो गया क्लाइंट, और ये वाली चीज मेरे लिए क्या हो गई? ये वाली चीज मेरे लिए हो गई सर्वर। ठीक है, तो इस तरीके से टू टायर आर्किटेक्चर्स को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स। तो अभी हमने कितने टाइप के आर्किटेक्चर पढ़े? ये वन टायर आर्किटेक्चर जिसमें कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट यूजर कांटेक्ट कर सकता है डेटाबेस में। और दूसरा था टू टायर आर्किटेक्चर। नाउ इट्स टर्न फॉर द थ्री टायर आर्किटेक्चर। थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लग रही है। ठीक है, तो द थ्री टायर आर्किटेक्चर कंटेन्स अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर। मानो ये है मेरा एक क्लाइंट जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्वर से हमारा मतलब होता है डेटाबेस। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि हर कोई, मेरा कोई भी क्लाइंट ना डायरेक्ट ऐसे ऐप के थ्रू भी मेरे डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाए, एक और स्टेप हो। तो इन दिस आर्किटेक्चर, पहली चीज तो क्लाइंट कांट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द सर्वर। The application on the client and interacts with an application server which further communicates with the database system. ये लाइन नहीं समझ आ रही? थोड़ा होल्ड ऑन करो, I will teach that to you. And user has no idea about the existence of the database beyond the application server. The database also has no idea about any other use beyond by the application. The three tier architecture is used in case of large web applications. Three tier ओके, थ्री टायर आर्किटेक्चर किस में यूज होता है? जो बड़े वेब एप्लीकेशंस होते हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर का यूज होता है उनमें। अब थ्री टायर आर्किटेक्चर होता क्या है, ये देखो। डायग्राम आ गया, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, थ्री टायर आर्किटेक्चर होता क्या है, देखो। अरे ये नीचे क्यों नहीं हो रहा ठीक से? इधर कहाँ भाग गया भाई? हाँ, अरे नीचे 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 नीचे, हाँ ओके, मिल गया। देखो, थ्री टायर आर्किटेक्चर कैसा होता है? इधर तुम्हारा सर्वर होगा, इधर तुम्हारा एक क्लाइंट होगा। सर्वर के अंदर कौन है? डेटाबेस है, और यहाँ पर यूजर है। क्या डेटा यूजर डायरेक्ट डेटाबेस के पास एक्सेस कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है ना। यूजर डायरेक्ट नहीं कर पा रहा, वो किसके थ्रू जाएगा? एक एप्लीकेशन के थ्रू। उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं क्लाइंट एप्लीकेशन। अब टू टायर में क्या होता था? ये एप्लीकेशन डायरेक्ट जाती थी और डेटाबेस से कम्युनिकेट कर लेती थी। पर
अब थ्री टायर में एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन जाता है। ये एप्लीकेशन जाके डेटाबेस के साइड के एप्लीकेशन से, मतलब इधर भी एक एप्लीकेशन होगा, ये इससे कम्युनिकेट करेगी। एंड देन ये वाला जो एप्लीकेशन है, ये डेटाबेस से कम्युनिकेट करेगा कि डेटा देना है कि नहीं। अगर फिर ये क्या करेगा, ये इसको अपने साइड के एप्लीकेशन सर्वर को डेटा आएगा, एंड देन अपने अपने साइड के एप्लीकेशन सर्वर क्लाइंट साइड के एप्लीकेशन पर डेटा भेजेगी, एंड देन वो डेटा यूजर एक्सेस कर पाएगा। तो ये ट्रिपल लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, ये जो क्लाइंट सर्वर है उसके अंदर यूजर अपनी ही क्लाइंट एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर रहा है, और वो क्लाइंट एप्लीकेशन फिर सर्वर एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर रही है और डेटाबेस से डेटा को ले रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यूजर किससे इंटरैक्ट करेगा, अपनी एप्लीकेशन से। अब उसकी एप्लीकेशन डेटाबेस के एप्लीकेशन से इंटरैक्ट करेगी एंड देन डेटा लेगी, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सब होगा इसमें। अब इसमें क्या होता है, देखो ये जो क्लाइंट है ना, इसको कोई आइडिया नहीं कि इधर कोई डेटाबेस मौजूद भी है, इसको कोई आइडिया नहीं इधर एक डेटाबेस मौजूद भी है। उसको तो सिर्फ अपने ऐप में डेटा डालना है, अपने ऐप से रिक्वेस्ट कर रहा है वो। अब वो ऐप किधर से डेटा ले रही है, उसको इस चीज का कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट दोबारा से पढ़ लो, वैसे तो जरूरी नहीं है पर लिख के आ जाना, अगर आया कि डिफरेंस बता दो थ्री टायर आर्किटेक्चर वगैरह में। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, एंड यूजर के पास हैज नो आइडिया अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटाबेस बियॉन्ड द एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर के अलावा उसको कोई मतलब नहीं है कि डेटाबेस कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब भी नहीं, तो उसको पता ही नहीं है कि अच्छा कोई डेटाबेस एग्जिस्ट भी कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस सुना सुना सा टर्म लग रहा है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सोचो तुमने अभी पढ़ा था पिछले सेम में, जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करो, याद करो, दिमाग पर जोर डालो, या फिर तुम ये थोड़ा सा वीडियो पॉज कर दो, स्क्रीन पॉज करके तो खुद से समझो कि है क्या डीबीएमएस, देन आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू। ओके, कर लिया होगा तुम लोगों ने। तो देखो डेटाबेस क्या होता है ये हमने पढ़ा। डेटाबेस मतलब एक जगह है जहां पर बहुत सारा डेटा स्टोर है। अब हमें क्या करना है, उस बड़े से डेटा को मैनेज करना है, और उसी को हम डीबीएमएस बोलते थे कि हम उस बड़े से डेटाबेस को मैनेज करेंगे, उसी को हम डीबीएमएस बोलते थे। अब जो डेटाबेस होता है ना, उसके अंदर तो बहुत सारा डेटा है। अब कितने यूजर को कितना डेटा देना है, सिक्योरिटी का कैसे ध्यान रखना है, और कहीं कोई डेटा किसी बड़े ग्रुप के पास ना चला जाए, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस तरीके के डेटा को एक्सेप्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, ये सारी चीजें हम किससे पढ़ते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टाइप का सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम सेव करते हैं यूजर के डेटा को और सिक्योरिटी प्रोसेस को। डीबीएमएस से क्या होता है, वी कैन मैनिपुलेट द डेटाबेस विद द हेल्प ऑफ अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। हम डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं बाय अलग अलग प्रोग्राम्स। एंड डीबीएमएस कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम टू सप्लाई द डेटा। ठीक है, डीबीएमएस में क्या होगा, अगर मुझे किसी डेटाबेस से रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे ना आपका डेटा चाहिए, तो वो मैं कैसे करूंगी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से मैं, मतलब ये तो मैनेजमेंट का तरीका है ना डेटाबेस को, तो मैं वहां से क्या करूंगी, उनको पहले तो रिक्वेस्ट भेजूंगी, एंड देन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको एक्सेप्ट कर लेगा, एंड फिर मेरे को अपना डेटा मिल जाएगा। तो डीबीएमएस आल्सो गिव परमिशन टू द यूजर टू यूज द डेटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। डीबीएमएस मतलब हमारा मेन काम है डेटा को मैनेज करना। तो डीबीएमएस से क्या होता है कि हम ना, डेटाबेस परमिशन देता है, ठीक है, मैनेज करता है डेटा को। तो डेटाबेस परमिशन दे सकता है कि उसको किसको अपना डेटा यूज करने देना है और किसको अपना डेटा यूज नहीं करने देना। तो अगर पेपर में आ जाए डिफाइन डीबीएमएस, तो डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या कर रहा है, डेटा को सिक्योर कर रहा है, ठीक है, और कुछ ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं जिसकी हेल्प से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा डेटा किसके पास मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा डेटा किसके पास जा रहा है ना, ये सारी चीजें। तो ये क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक इंटरफेस है बिटवीन द यूजर एंड द एक्चुअल डेटाबेस। ठीक है, यानी कि यूजर को डेटा चाहिए, गया डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास, वो देखेगा
ठीक है, डेटा के पास जाएगा, देखेगा कि देना है कि नहीं, फिर वो डेटा दोबारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू यूजर के पास आएगा। तो एक सॉफ्टवेयर होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर देखो, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इन चीजों के बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये जो सॉफ्टवेयर जैसा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके कंपोनेंट्स क्या है? सॉफ्टवेयर तो है, पर इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, अब इसके बारे में स्टडी करते हैं। देखो, ये होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्या क्या होता है डेटाबेस मैनेजमेंट के सिस्टम के अंदर? प्रोसीजर होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, डेटा होता है, लोग होंगे जो इस डेटा को एक्सेस करेंगे, और डेटा एक्सेस करने के लिए एक लैंग्वेज होती है। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं डीबीएमएस के। कौन कौन से होते हैं, पहले यहाँ से पढ़ लेते हैं। देयर आर मैनी कंपोनेंट्स अवेलेबल इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ईच कंपोनेंट हैज अ सिग्निफिकेंट टेक इन दिस डीबीएमएस। अ डेटाबेस environment is a collection of component that regulates the use of data management and a group of data। तो डेटाबेस environment में क्या है? कंपोनेंट्स है कि डेटा को कौन रेगुलेट कर सकता है, मैनेज कैसे कर सकते हैं, ये सारे, और ये सारे कंपोनेंट्स, इन सारे कंपोनेंट्स में क्या क्या चीज होते हैं? लोग होते हैं, और जो लोग टेक्निकली हैंडल कर रहे हैं डेटाबेस को, डेटा होता है, हार्डवेयर होता है। तो ये सारे क्या होता है? डेटाबेस के कंपोनेंट्स। प्रोसीजर हुआ, हार्डवेयर हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, ये सारे क्या होता है? डेटाबेस के कंपोनेंट्स। ठीक है, पर सोचो कौन कौन से होते हैं। प्रोसीजर हुआ, ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस के। अब हमारा काम है इन सारे कंपोनेंट्स को बार बार पढ़ना, बार बार नहीं, सॉरी, डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा डेटाबेस के अंदर? एक हार्डवेयर। एक हार्डवेयर तो जरूरी है ना, क्योंकि कहीं तो एक फिजिकल डेटा प्रेजेंट होना चाहिए डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। लाइक कुछ तो प्रेजेंट होना चाहिए डीबीएमएस में, एक फिजिकल पार्ट होना चाहिए। तो देखो, आओ, तो देखो, अब हमारा पहला कंपोनेंट क्या था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? हार्डवेयर। अब मैं इस हार्डवेयर को डिटेल में पढ़ती हूँ। हार्डवेयर मीन्स द फिजिकल पार्ट ऑफ द डीबीएमएस। डीबीएमएस का फिजिकल पार्ट, उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं। जहां पर जैसे जो डिवाइसेस होते हैं, प्रिंटर हुआ, मॉनिटर होगा, हो गया, इन सबको भी तो एक डेटा चाहिए होता है ना कहीं से। इनको जो प्रिंट करवाना है, वो डेटा तो इनके पास आएगा कहीं से। ठीक है, तो ये सारे मेरे हार्डवेयर के अंदर आते हैं। ठीक है, डीबीएमएस के अंदर इंफॉर्मेशन हार्डवेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिबल पार्ट। मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके अंदर हार्डवेयर ही एक चीज है जो कि विजिबल है ना, जिससे पता चल रहा है कि हाँ डेटाबेस इधर एग्जिस्ट कर रहा है। अब कौन कौन सी चीजें होती है हार्डवेयर में जो विजिबल होती है? प्रिंटर, कंप्यूटर, स्कैनर, एटसेट्रा। ये एलिमेंट्स क्या करते हैं? डेटा को ले रहे हैं और प्रेजेंट कर रहे हैं यूजर को, आउटपुट दे रहे हैं, डेटा को ले रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं। जैसे प्रिंटर क्या कर रहा है? डेटा को ले रहा है, जो किस फॉर्म में है, हमें दिख रहा है ना किस फॉर्म में डेटा है, हम उसको दे रहे हैं कुछ भी, और कमांड डाल रहे हैं कि प्रिंट करो, और वो मुझे हार्डवेयर के थ्रू हार्ड नोट्स प्रिंट करके दे रहा है। द सर्वर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा विच कैन बी शेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द यूजर्स ओन सिस्टम। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला जो सर्वर है, उसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा होता है जो कि स्टोर होता है। डेटाबेस कैन बी रन इन एनी सिस्टम दैट रेंजेस फ्रॉम माइक्रो कंप्यूटर्स टू मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। डेटाबेस हर उस सिस्टम में रन हो सकता है जो या तो माइक्रो कंप्यूटर से लेकर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, छोटे से लेकर बड़े कंप्यूटर्स, हर किसी के अंदर डेटाबेस होता है। ठीक है, अगर हमें डेटाबेस को रन करना है, तो हम माई एसक्यूएल का यूज करते हैं और कमांड्स को टाइप करते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर कीबोर्ड। ठीक है, और रैम हो गया, रोम हो गया, प्रोसेसर्स हो गए, ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। तो अब तक तुमने समझा कि डीबीएमएस क्या होता है। उसके बाद हमने क्या पढ़े थे? आर्किटेक्चर पढ़ा था डीबीएमएस का। देन हम अब क्या पढ़ रहे हैं कि डीबीएमएस के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा हार्डवेयर। उसके बाद और भी कंपोनेंट्स है, मैं फटाफट से सारे करवा देती हूँ, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जो भी है, एंड फिर आगे की थ्योरी करेंगे। तो अब हमने हार्डवेयर देखा था, नाउ अब हम कौन से कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, आओ, इसको मैं जरा डिलीट कर दूं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर भी डीबीएमएस का ही एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, जैसे हार्डवेयर होता है।
Software is defined as the collection of programs that are used to instruct the computer about its work. सॉफ्टवेयर कुछ प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जहां पर लिखा होता है कि कंप्यूटर को क्या क्या काम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो लाइक सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं एंड रूटीन्स होते हैं एसोसिएटेड विद द कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसीजर्स होते हैं और प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से कंप्यूटर परफॉर्म करता है। तो कंपोनेंट्स पता चल गए डीबीएमएस के, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स हैं। ऑल्सो वी कैन से दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट इज यूज्ड टू इंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर हार्डवेयर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है उसका सॉफ्टवेयर कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जिसकी हेल्प से हार्डवेयर अपना वर्क करता है। तो सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। द डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू एक्सेस द डेटाबेस, मतलब अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। मतलब हर प्रोग्राम को करने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा प्रोग्राम लिख रही हूँ जहां पर मुझे डेटाबेस का एक्सेस करना है तो उस सॉफ्टवेयर को हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर बोलेंगे, ठीक है। This software has the ability to understand the database accessing language and then convert this language to real database commands। मतलब ये जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है इसमें क्या होता है कि जो भी हम लैंग्वेज डाल रहे हैं ना, वो सॉफ्टवेयर उसको समझ पाता है कि क्या ही कौन सी ये लैंग्वेज लिखी है एंड देन उसको पर्टिकुलर कमांड्स में कन्वर्ट करता है एंड डेटाबेस को दे देता है, ठीक है। तो ये होता है डेटाबेस लैंग्वेज। दैट दिस इज द मेन कंपोनेंट एज द टोटल डेटाबेस ऑपरेशन वर्क्स ऑन अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। We can also be called as database software, the wrapper of the whole physical database, which provides an easy interface for the user to store, update, and डिलीट द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। लाइक ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इनकी मदद से हम डेटाबेस के अंदर कुछ चीजें स्टोर करवा सकते हैं, डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है, और अपडेट करवा सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स है डीबीएमएस के, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो डेटाबेस में यूज होते हैं, जैसे माई एसक्यूएल, ये एक इसमें लैंग्वेज में कोड करते हैं ना हम डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए माई एसक्यूएल का यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर होता है, फॉक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये अलग अलग सर्वर्स हो गए या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डेटा। डेटा क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज किसको कर रहा है? डेटा को। तो इतना तो पता होना चाहिए डेटा है क्या। तो डेटा देखो होता क्या है। द डेटा मीन्स द कलेक्शन ऑफ एनी रॉ फैक्ट स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो डेटा का मतलब क्या आ गया कि कोई भी ऐसे रॉ कलेक्शन, कुछ भी फैक्ट्स हैं, कुछ भी इंफॉर्मेशन है जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है, वही डेटा है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस के अंदर स्टोर है, वही डेटा है। द डेटा आर एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम विच मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड। कोई भी रॉ मटेरियल जिससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आए, वही हमारा डेटा होता है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चरल भी हो सकता है, लॉजिकल इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, या फिर नॉन स्ट्रक्चरल भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल डेटा कौन से होंगे? जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होंगे, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में होंगे, ठीक है। तो उनको स्ट्रक्चरल डेटाबेसेस बोलते हैं, ठीक है। अब ये सब पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। मैं अभी इसको जल्दी जल्दी पढ़ा देती हूँ कंपोनेंट्स को, क्योंकि द डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीबीएमएस। ये तो पता है, ये डीबीएमएस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? मैनेज किसको कर रहा है? डेटा को ही कर रहा है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो डीबीएमएस ही होगा। उसके बाद अगला कंपोनेंट क्या होता है? प्रोसीजर्स। प्रोसीजर इज लाइक अ इंस्ट्रक्शन। प्रोसीजर क्या होता है कि पहले क्या होगा, वो क्या होगा। तो प्रोसीजर एक टाइप ऑफ जनरल इंस्ट्रक्शन होता है या फिर गाइडलाइंस होती है जो जो हमें बताएगी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कैसे यूज करना है। इन इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या आता है कि डेटाबेस को सेटअप कैसे करना है, डेटाबेस को इंस्टॉल कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है डेटाबेस के अंदर, लॉग आउट कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, बैकअप कैसे लेना है, और रिपोर्ट्स को जनरेट कैसे करना है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक और कंपोनेंट होता है जिसको प्रोसीजर्स बोलते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देता है कि कौन सा काम पहले करना है एंड कैसे करना है, ठीक है। DBMS, with the help of procedure, we can validate the data, control the access and reduce the traffic। क्या क्या कर सकते हैं DBMS के प्रोसीजर्स की हेल्प से? हम डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं कितना ठीक है कितना नहीं है, एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन कौन डेटा को यूज कर सकता है, एंड बाकी ये सारी चीजें कर सकते हैं। और मेन पर्पस होता क्या है प्रोसीजर का? मेन पर्पस क्या है कि हम गाइड कर सके कि कौन सी चीज पहले करनी है एंड देन सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर सके, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब मैं आगे बढ़ती हूँ।
procedure of the database is so similar to the functions of the database. The major difference between the database procedure and database function is that the database functions act as same as the SQL statement. In contrast, the database procedure is invoked using the कॉल स्टेटमेंट ऑफ द डीबीएमएस। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि जो डेटाबेस होता है ना उसके अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं और जो फंक्शंस होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, लेकिन जो फंक्शंस होते हैं वो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स की तरह एक्ट करते हैं और जो प्रोसीजर होता है वो कॉल स्टेटमेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक ठीक है। अब डेटाबेस के अंदर जब मुझे एक प्रोसीजर को क्रिएट करना है कि पहले ये होगा उसके बाद ये होगा, तो मैं क्या करूंगी, उसको क्रिएट करने के दो तरीके हैं। पहले तो एज एन इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर दूं, एक ऑब्जेक्ट बना दूं, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस डाल दूं सारे, तो वो मेरा प्रोसीजर हो गया। और द ऑपरेशन इन अ कंटेनर, एक प्रॉपर कंटेनर बना दो और उसके अंदर बहुत बहुत सारे सारे मैं प्रोसीजर्स डाल दूं। तो अब इसका कोडिंग देख लेते हैं। नीचे नहीं हो रहा, एक सेकेंड। ये देखो, ये कोडिंग तो नहीं, एक तरीके से सूडो कोड ही हो गया है ना, सूडो कोड टाइप ऑफ है ये। अगर तुम्हें डेटाबेस के अंदर प्रोसीजर्स को क्रिएट करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, क्रिएट, क्योंकि तुम्हें बनाना है। ठीक है, क्रिएट लिखोगे, या फिर किसी प्रोसीजर को चेंज करना है तो इसके अंदर और रिप्लेस कर दोगे। अब तुम्हें किसको क्रिएट करना है, प्रोसीजर, तो लिखो प्रोसीजर क्रिएट करना है। स्टेप्स बनाने हैं ना, तो लिखो प्रोसीजर क्रिएट करना है। किस चीज का प्रोसीजर क्रिएट करना है उसका नाम डाल दिया। जैसे जावा में तुम आर्ग्यूमेंट्स बनाते हो, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे, इन आउट ये चीज लिखनी है। फिर डेटा टाइप बता देना है कौन सा यूज होगा। अभी तुमने प्रोसीजर क्रिएट करा, अब तुम इस लिख के कि तुम्हें क्या करना है, डिक्लेयर करोगे। ये डिक्लेरेशन सेक्शन है जहां पर तुम वेरिएबल्स का बताओगे, कॉन्स्टेंट्स का बताओगे, एंड देन यहाँ पर बिगिन लिख दोगे। बिगिन लिखोगे, प्रोसीजर के अंदर गए, एग्जीक्यूशन सेक्शन होगा, ये क्या क्या होगा। देन तुम एक्सेप्शंस लिखोगे कि अगर एक्सेप्शन आया तो ये एक्सेप्शन सेक्शन होगा और एंड हो जाएगा। प्रोसीजर को क्रिएट करने के लिए लिखना है क्रिएट प्रोसीजर, उसका नाम, फिर आर्ग्यूमेंट क्या क्या करना है, देन डेटा टाइप डाल के उसके बाद इज डिक्लेयर करोगे वेरिएबल और कांस्टेंट को, देन बिगिन होगा, एग्जीक्यूशन सेक्शन होगा, फिर एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन सेक्शन होगा, एंड देन एंड हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद अगला जो कंपोनेंट होता है वो होता है डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज। तो डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज नाम से समझ आ रहा है कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी, राइट। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एक पर्टिकुलर काइंड की लैंग्वेज होगी जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी आती थी, हमने पहले भी पढ़ा था, डीडीएल, डीएमएल, डेटा को ऑपरेट करने के लिए जो जो लैंग्वेजेस आती थी वो सारी होती थी। ठीक है, तो अब आओ डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज क्या होता है। मेरे पास एक डेटा बेस है ना, उसके अंदर बहुत सारा डेटा है। अब मुझे इसमें से एक डेटा को एक्सेस करना है, या फिर मुझे अपने डेटाबेस के अंदर से एक डेटा डेटा उठाना है, उसको क्रिएट करना है, उसको डिलीट करना है, तो मैं क्या करूंगी। ये सारी चीजें होती हैं मेरी डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज से। डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जिससे यूजर कमांड्स को लिख सकता है और वो कमांड्स कुछ ऐसे ऑपरेशंस करेंगे जिससे हम डेटाबेस के अंदर डेटा को स्टोर कर पा रहे हैं, रिमूव कर पा रहे हैं, ये सारी चीजें डेटाबेस कमांड्स की हेल्प से हम एक्सेस कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर किसी भी चीज को। यूजर कैन राइट कमांड्स और क्वेरी इन डेटाबेस यूजिंग डेटाबेस एक्सेस लैंग्वेज बिफोर सबमिटिंग दैम टू द डेटाबेस फॉर एग्जीक्यूशन। पहले लिख सकता है एंड देन डेटाबेस के अंदर वो सारी चीजें चली जाती है। अब डेटाबेस की लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है डेटाबेस की, माई एक्सेस एक लैंग्वेज है, ओरेकल एक लैंग्वेज है, ये सारी डेटाबेस की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब देखो डेटाबेस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी ये सब हमने पढ़ लिया। अब किस तरीके की कमांड्स हमने देखा कि इन डेटाबेस लैंग्वेजेस की हेल्प से हम डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अलग अलग कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं अलग अलग डेटाबेस की लैंग्वेजेस के ही अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जैसे डेटाबेस की कोई भी लैंग्वेज हुई, डी बी एल, डेटाबेस की कोई लैंग्वेज हुई। अब मैं उसी के अगर मुझे फर्दर टाइप्स पढ़ना है तो देखो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो इसमें पहली लैंग्वेज कौन सी होती है डेटाबेस लैंग्वेज में, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। यहाँ पर मैं डेटाबेस को क्रिएट करती हूँ, कंस्ट्रक्ट करती हूँ। ठीक है, डीडीएल इम्प्लीमेंट्स डेटाबेस स्कीमा एट द फिजिकल, लॉजिकल एंड एक्सटर्नल लेवल। ठीक है, तो डेटा ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है यहाँ पर हम पूरे डेटा को देखते हैं
इस कमांड से पूरी डेटा का स्कीमा हमें मिल जाता है कि पहले डेटा का फिजिकल लेवल क्या है, लॉजिकल क्या है, एक्सटर्नल लेवल क्या है। ये सारे डेटा के लेवल्स तुमने पढ़े होंगे जब तुमने डीबीएमएस पढ़ा था। मैं इसको नहीं पढ़ा रही अभी क्योंकि ये इसका पार्ट नहीं है। तुम बस इतना देखो कि इसमें सबसे पहली कमांड कौन सी होती है, डेटाबेस, सॉरी डीडीएल कमांड होती है। तो डीडीएल लैंग्वेज, सॉरी, हाँ, डीडीएल एक लैंग्वेज है, ठीक है। डेटाबेस लैंग्वेज के अंदर कौन सी लैंग्वेज है, डीडीएल। अब डीडीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड्स आएंगी जिनसे हम डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। अल्टर, अल्टर एक कमांड आती है। कमेंट करने की कमांड आती है, तुम्हें डेटाबेस, एक्चुअल डेटाबेस के अंदर कुछ करना है, राइट। तो यहाँ पर आती है क्रिएट, डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो उसके लिए डीडीएल कमांड होती है। डेटाबेस के अंदर कुछ डिस्क्राइब करना है, ड्रॉप करना है, शो करना है और किसी डेटा को यूज करना है। एक्चुअल डेटा के अंदर ही होता है ये, एक्चुअल डेटाबेस के अंदर चेंजेस होते हैं। तो ये होती है हमारी डीडीएल कमांड, जिसके अंदर आ गई अल्टर हो गया, कमेंट हो गया, क्रिएट करना हो गया, या फिर डिलीट करना। डिलीट नहीं होता है इसके अंदर, ड्रॉप करना होता है, ठीक है। क्या होता है, ड्रॉप करना। याद रखना कि ये जो डीडीएल है इसके अंदर डिलीट कमांड नहीं आती है, इसके अंदर ड्रॉप कमांड आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला होता है मेरे पास ये जो डेटाबेस लैंग्वेज है, इसके अंदर एक थी डीडीएल लैंग्वेज, उसके बाद आती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये जो डीडीएल थी इसमें हम किस में चेंजेस कर रहे थे, डेटाबेस में। और ये जो डीएमएल है इसमें हम किस में चेंजेस करेंगे, डेटा, डेटा में। इसमें किस में चेंज करेंगे, डेटा में। हम डेटाबेस को एक्सेस करेंगे सिर्फ, और चेंजेस किस में होंगे, एक्चुअल डेटा के अंदर, ठीक है। इंसर्ट, अगर मुझे डेटाबेस के अंदर कोई डेटा को इंसर्ट करना है, डेटा को घुसाना है, डेटा को अपडेट करना है, डिलीट कर देना है, लॉक कर देना है कि कोई और जाकर उसको छू ही ना सके, चेंज ही ना कर सके, कॉल करना है और एक्सप्लेन करना है, तो इन सब के लिए हम यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ये भी एक डेटाबेस लैंग्वेज है। इट इज यूज टू एक्सेस अ डेटाबेस। The DML provides a statement to retrieve, modify, insert and delete the data from the database. किसको चेंज कर रहा है, डेटा को कर रहा है, ठीक है। आगे मैं बढ़ती हूँ। ये क्या था, कंपोनेंट था। अभी कौन कौन सी कमांड्स पढ़ी, डीडीएल और डीएमएल, वेरी गुड। अब आते हैं पीपल, पीपल, ओके। ये क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है। और उसके बाद अगला टॉपिक है डेटाबेस की लाइफ साइकिल। पीपल क्या होता है, मतलब डेटाबेस के अंदर, पीपल का मतलब तो लोग होता है, वो तो सभी को पता है, पर डेटाबेस के अंदर लोग, पीपल का मतलब क्या होगा। देखो, वो लोग जो डेटाबेस के अंदर जाकर ये जो कमांड्स लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, जिनसे डेटा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वही तो पीपल होंगे। तो ये लोग जो कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं डेटाबेस को, और अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस करते हैं डेटाबेस के अंदर, यही पीपल होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि कंपोनेंट्स बताओ डेटाबेस के, तो तुम्हें ये कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करने हैं, एंड देन बाकी चीजें आएंगी वो सब करनी है, ठीक है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज द वन वो मैनेज द कंप्लीट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर क्वेश्चन में आता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो वो इंसान जो कंप्लीट डेटाबेस को मैनेज कर रहा है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। और पीपल में कौन होता है, वो लोग जो डेटा के अंदर अलग अलग टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर कौन होता है, वो लोग जो डिजाइनिंग करते हैं और डेवलप करते हैं कुछ पार्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर ही है। अब इसको जो डेवलप कर रहा है और बाकी चीजें कर रहा है, बार बार टाइम टू टाइम इसके डेटा को मॉडिफाई कर रहा है, वही सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है। चलो इतना हो गया। उसके बाद एंड यूजर्स कौन होते हैं, ये सारे टर्म्स तुमने जब पहले करा होगा तब पढ़ी होंगी, बट अभी देखो एंड यूजर्स कौन होते हैं। These days, all modern web or mobile applications store user data. How do you think they do it? Yes, applications are programmed in such a way that they collect user data and store the data on a DBMS system running on their server. End users are the ones who store, retrieve, update and delete data. ये समझ आया। सपोज मैं कहीं पर गई और मुझे करनी है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया अपना नंबर, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी छोड़ो, ऑनलाइन शॉपिंग में तो डालना भी पड़ता है नंबर। मैं गई और मुझे ना बायजूस की सॉल्यूशंस चाहिए किसी वेबसाइट से। उन्होंने मुझसे लॉगिन इन्फो मांगी, मैंने लॉगिन इन्फो दे दी। वो मेरी लॉगिन इन्फो का क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ही ना। तो मैंने उनको लॉगिन इन्फो दे दी, मैंने उनको अपना नंबर डाल दिया। अब उन्होंने क्या करा
कोई तो यहाँ पे इंसान था जिसने मेरे नंबर को अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया, राइट। और अब मैं देख रही हूँ कि थोड़े टाइम बाद मुझे बायजूस वालों का कॉल आने लग गया कि आप 12 12th क्लास के सॉल्यूशंस देख रहे थे, जेई नीट के हम कोचिंग देते हैं, ये सब होने लग गया। एंड आई वाज वंडरिंग कि ये चीज कैसे हुई। ये किसने करा? एंड यूजर ने। एंड यूजर ने मेरी इन्फॉर्मेशन को लिया और अपने डेटाबेस में परमानेंट स्टोर करवा दिया। तो एंड यूजर्स कौन होते हैं? द एंड यूजर्स आर द वंस हु स्टोर, रिट्राइव, अपडेट एंड डिलीट डेटा। ठीक है। वो नेटिव यूजर्स का डेटा ले सकते हैं, ऑनलाइन यूजर्स का ले सकते हैं, मतलब द यूजर ऑफ द डेटाबेस, हाँ सॉरी, ये मैंने अलग बोल दिया, मतलब डेटा तो वो सभी का ले सकते हैं एंड यूजर जो भी उनके प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा है। और जो यूजर्स होते हैं ना वो भी अलग अलग होते हैं, नेटिव यूजर्स होते हैं, ऑनलाइन यूजर्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होते हैं, एप्लीकेशन यूजर्स होते हैं, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, दोज हु मैनेज द डेटाबेस एक्चुअली, दैट आर नोन एज डेटाबेस administrators. I hope that is clear to you guys. So now I will moving to the next topic. ओके। तो अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। द डेटाबेस लाइफ साइकिल कंटेन 6 फेजेस। कितने फेजेस होते हैं इसमें? 6। कौन कौन से फेजेस होते हैं? डेटाबेस की स्टार्टिंग में स्टडी करना, उसकी डिजाइन, इम्प्लीमेंट एंड लोडिंग, टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन। ये सारे 6 फेजेस होते हैं डेटाबेस को बनाने के लिए। डेटाबेस की लाइफ साइकिल होती है ये 6 फेजेस। अब ना मैं थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा रही हूँ सो दैट जिनका अगर कल एग्जाम है तो वो कर ले फटाफट। देखो, डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस के 5 फेजेस होते हैं। सबसे पहले मेरे को जिस चीज का डेटा बनाना है उसकी इनिशियली स्टडी करनी पड़ेगी, देन मैं डिजाइन सोचूंगी अपने डेटाबेस का, फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करूंगी और अपने डेटा को टेस्ट करूंगी कि फाइनली मेरा डेटा सही काम कर रहा है, डेटाबेस लाइक सही काम कर रहा है। देन ऑपरेशन परफॉर्म करूंगी और जब मेरा डेटाबेस एक बार में बन जाएगा तो मैं उसको मेंटेन एंड इवेल्युएट करूंगी। तो ये सारे स्टेप्स किसके होते हैं? डेटाबेस के। डेटाबेस के फेजेस होते हैं ये सारे। तो देखो, द डेटाबेस का सबसे पहला फेज था इनिशियल स्टडी। इन डेटाबेस इनिशियल स्टडी का मतलब क्या होगा? द डिजाइनर मस्ट एग्जामिन द करंट सिस्टम्स ऑपरेशन विद इन द कंपनी एंड डिटरमाइन हाउ एंड व्हाई द करंट सिस्टम फेल्स। तो अगर किसी को नया डेटाबेस बनाना है तो डेटाबेस इनिशियल स्टडी में जो भी डिजाइनर है वो सबसे पहले कंपनी को बताएगा कि किधर उनका अभी वाला सिस्टम फेल हो रहा है एंड क्यों उनको जरूरत है एक नया डेटाबेस बनाने की। तो वो कंपनी की सिचुएशंस को एनालाइज करेगा, प्रॉब्लम्स बताएगा, ऑब्जेक्टिव्स बताएगा एंड स्कोप एंड बाउंड्रीज बताएगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें वो करेगा एंड ये सारी चीजें करके वो बताएगा कि क्यों जरूरत है एक नए डेटाबेस की। एनालाइज द कंपनी सिचुएशन, कंपनी के सिचुएशन को एनालाइज करना, मतलब कंपनी की सिचुएशन डिस्क्राइब करके, मतलब कंपनी का सिचुएशन क्या बताएगा कि किस तरह की चीजें कंपनी ऑपरेट करती है, कंपनी का मिशन क्या है, ये सारा। टू एनालाइज द कंपनी सिचुएशन द डेटाबेस डिजाइनर मस्ट डिस्कवर व्हाट द कंपनीज ऑपरेशनल कंपोनेंट्स आर, हाउ दे फंक्शन एंड हाउ दे इंटरैक्ट। अगर कोई डेटाबेस बना रहा है तो पहला स्टेप क्या है? लाइक ये जो फेजेस होता है, पहला होता है इंटरैक्ट करना या फिर स्टडी करना। इनिशियल स्टेट है ना, तो जिसमें वो कंपनी के बारे में सोचेगा, उसका उसके बारे में स्टडी करेगा जिसके लिए वो डेटाबेस बना रहा है। वो देखेगा किस तरीके के काम वो कंपनी करती है एंड प्रॉब्लम्स और कंस्ट्रेंट्स बताएगा। द डिजाइनर हैज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाबेस जो डिजाइनर होगा उस पर सब होगा। तो वो क्या करेगा? द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स माइट इनिशियली अपीयर टू बी अनस्ट्रक्चर्ड. Company end users are often unable to describe precisely the larger scope of company operations or to identify the real प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग कंपनी ऑपरेशंस। कभी क्या होता है, जैसे डेटाबेस में अगर कंपनीज को ऑपरेशंस करने होते हैं तो जो एंड यूजर्स होते हैं वो क्लियरली प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते जो उनको फेस होती, लाइक जो वो फेस कर रहे होते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कौन बताएगा? जो डेटाबेस को डिजाइन कर रहा है वो सब कुछ समझेगा कि उनके न्यू डेटाबेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, और कंपनी को एनालाइज करेगा कि कंपनी किस तरीके के डेटा पर काम करती है ना, ये सारी चीजें। उसके बाद क्या होता है? ये सब बना आ गया तो फिर ऑब्जेक्टिव सेट कर लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव वगैरह तो अभी हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होगा? जब ये सब कुछ देख लेगा कि क्या कमी आ रही है डेटाबेस में, तो यूजर प्रपोज करता है डेटाबेस सिस्टम को और फिर बोलता है कि ये जो मैं इस तरीके से डेटाबेस को डेवलप करूंगा तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लगे। ठीक है। मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारी मेजर प्रॉब्लम्स को तो कम से कम।
इन एनी केस द डेटाबेस डिजाइनर मस्ट बिगिन टू एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जो भी डेटाबेस डिजाइनर जो भी डेटाबेस डिजाइन कर रहा है ना, उनको उसको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर तो पता ही होना चाहिए कि अगर वो ये इनिशियली डेटाबेस बना रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। विल द सिस्टम इंटरफेस विद अदर एग्जिस्टिंग इन और फ्यूचर सिस्टम्स इन द कंपनी। और ये जो तुम सिस्टम बना रहे हो, इसका इंटरफेस is the system interface with other existing or future systems in the company। So ये कुछ आंसर्स होते हैं जो देने पड़ते हैं। तो कितने डिटेल्स में तुम मत ही पढ़ो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डिफाइन स्कोप एंड बाउंड्रीज। स्कोप्स एंड बाउंड्रीज क्या होता है, ठीक है। तो ये स्कोप एंड बाउंड्रीज ये सारी चीजें कहाँ से आई। जब डेटाबेस कोई बना रहा होगा तो सबसे पहले पढ़ता है, कंपनी के बारे में पढ़ेगा, देखेगा कि कौन से प्री एग्जिस्टिंग डेटा थे, प्रॉब्लम्स क्या थी, एंड एक स्कोप बनाएगा। द डिजाइनर मस्ट रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ लिमिट्स, स्कोप एंड बाउंड्रीज। द सिस्टम स्कोप डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ द डिजाइन अकॉर्डिंग टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो स्कोप्स में क्या होता है कि जो डिजाइनर है उसको सिस्टम के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पता होना चाहिए कि किस तरीके से वो डिजाइन बनाएगा, ठीक है। और वो जो डेटाबेस डिजाइन है क्या वो प्रॉपर एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए चलेगी और एक से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए चलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें उसको देखनी पड़ती है कि उसका डेटाबेस कितना लोगों तक चलेगा, ठीक है, कितना स्कोप है उसके डेटाबेस का, ये सारी चीजें। अब जब वो सब देख लेगा, डेटाबेस को डिजाइन करना होता है अगला फेज। मतलब पहला फेज तो हो गया स्टार्टिंग फेज, ठीक है। यहाँ पर फेज कहीं पर बना भी हुआ था, आई गेस ऊपर किसी डायग्राम में था या नीचे किसी डायग्राम में था डेटाबेस, हाँ ये ना। तो सबसे पहले डेटाबेस को बनाने के लिए इनिशियली स्टडी करना पड़ता है कंपनी के बारे में, उसकी स्कोप, उसकी बाउंड्रीज, ये सारी चीजें। देन हमें डेटाबेस को डिजाइन करना है ना। डिजाइन करेंगे एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो डेटाबेस डिजाइनिंग में अब क्या क्या होता है। जो सेकंड फेज है वो किस पर फोकस कर रहा है, डेटाबेस की डिजाइनिंग पे। सो द सेकंड फेज फोकसेस ऑन द डिजाइन ऑफ द डेटाबेस मॉडल दैट विल सपोर्ट कंपनी ऑपरेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज आर्ग्युएबली द मोस्ट क्रिटिकल डीबीएलसी फेज। लाइक सबसे जो क्रिटिकल फेज होता है ना, वो ये डेटाबेस की डिजाइनिंग ही होती है, जिसमें हमें लाइक हम इसको इस तरीके से डिजाइन करेंगे ताकि लाइक जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है वो सारी फुलफिल हो, ठीक है। यूजर को जो भी सिस्टम से चाहिए वो सब फुलफिल हो, तो हमें इतने अच्छे से डेटाबेस को वो करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। तो पहला तो सिंपल था कि हाँ हमने एनालाइज कर लिया, डेटा ले लिया, अब उसको डिजाइन भी तो करना है। तो हम डिजाइन करते वक्त वी विल मेक श्योर दैट द फाइनल प्रोडक्ट मीट्स यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, दोनों की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाए। ये जो प्रोसेस होता है डेटाबेस डिजाइनिंग का, ये लूजली रिलेटेड होता है to analyze and design the larger system. The data component is only one element of a larger information system. ठीक है। दिस सिस्टम एनालिस्ट और सिस्टम प्रोग्राम्स आर इन चार्ज ऑफ डिजाइनिंग द अदर सिस्टम कंपोनेंट्स। अब देखो ये जो डेटाबेस डिजाइनिंग है ये होती है, उसी के अंदर एक और कुछ लोग होते हैं जिनको हम सिस्टम एनालिस्ट बोलते हैं या फिर सिस्टम प्रोग्रामर्स बोलते हैं। तो ये जो सिस्टम प्रोग्रामर्स होते हैं, ये जो भी सिस्टम कंपोनेंट्स होंगे डेटाबेस के अंदर, जो सिस्टम कंपोनेंट्स होंगे, इनकी डिजाइनिंग के इंचार्ज होते हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया। तो पहला फेज तो हो गया ये सब इंफॉर्मेशन लेना। दूसरा फेज था डिजाइनिंग का डिजाइन हो रहा है अब हमारा डेटाबेस। तो अब हमने दो फेजेस के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा डेटाबेस की स्टडी भी कर ली और उसको डिजाइन भी कर लिया। अब अगला है उस डेटाबेस को एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना एंड लोड करना। द आउटपुट ऑफ द डेटाबेस डिजाइन फेज इज अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन डिटेलिंग द क्रिएशन ऑफ टेबल, एट्रीब्यूट्स, डोमेन्स, व्यूज, इंडेक्सेस, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट एंड स्टोरेज परफॉर्मेंस गाइडलाइंस। देखो अभी हमने क्या करा, एक डिजाइन बना दी, ड्राइंग बना दी, ऐसा ऐसा मेरा डेटा होगा। अब उसको रियल लाइफ में बनाना भी तो है, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है। तो इसके लिए डेटाबेस के अंदर जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें बनानी होती है। डेटाबेस बनाने के लिए हमें बहुत सारे टेबल्स बनाने होते हैं, उन टेबल्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, डोमेन्स होते हैं, इंडेक्सेस होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो डेटाबेस को बनाने के लिए हम पहले इंस्टॉल तो करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, क्योंकि वो एक सॉफ्टवेयर है, उसी के हेल्प से डेटाबेस क्रिएट होगा, है ना।
तो यहाँ पर जब हमें डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करना होता है, द स्टेप इज रिक्वायर्ड ओनली व्हेन अ न्यू डेडिकेटेड, अगर न्यू डेटाबेस बना रहा है तो हम डीबीएमएस को इंस्टॉल कर लेंगे। वन करंट ट्रेंड इज कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। अब देखो यहाँ पर एक टर्म आया वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन एक टेक्निक है दैट क्रिएट्स लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज दैट आर इंडिपेंडेंट ऑफ अंडरलाइंग physical computing resources. Virtualization is a technique that creates logical representation of computing resources. मतलब वो resources जो independent है physical computing resources से, उन्हीं की logical representation को हम virtualization बोलते हैं। मतलब virtualization एक टेक्निक है जो क्रिएट करती है लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। जो भी कंप्यूटिंग रिसोर्स होगी जो इंडिपेंडेंट है फिजिकल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज से, उनका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ये होता है। अब देखो तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि फेज थर्ड क्या है, इम्प्लीमेंटेशन एंड लोडिंग। इसके अंदर क्या आया, इंस्टॉल करना है डीबीएमएस को, सबसे पहला स्टेप। देन हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, क्रिएट करने के लिए हमें कमांड्स देनी पड़ेंगी। Create the database. In most modern relational DBMS, a new database implementation require the creation of special storage related constructs to house the end user table. Constructs usually include the storage group, the table spaces and the tables. तो अगर हमें डेटाबेस को क्रिएट करना है, तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है टेबल्स को, टेबल स्पेसेस को, स्टोरेज ग्रुप्स को, ये सारी चीजों को। तो अभी हमने क्या फेजेस पढ़ लिए, ये सारे किसके फेजेस चल रहे हैं अभी तक, इम्प्लीमेंटेशन के। लोड और कन्वर्ट द डेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मैंने क्या करा, मुझे डेटाबेस बनाना था, इसके लिए मैंने डेटा वगैरह ले लिया, टेबल्स वगैरह बना दिए, डीबीएमएस के जो सॉफ्टवेयर है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसको इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद डेटाबेस क्रिएट कर दिया। तो जब डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर मेरे को डेटा डालना है, तो द डेटा मस्ट बी लोडेड इनटू द डेटाबेस टेबल्स। टिपिकली द डेटा विल हैव टू बी माइग्रेटेड फ्रॉम द प्रायर वर्जन ऑफ द सिस्टम। ऑफन डेटा टू बी इंक्लूडेड इन द सिस्टम मस्ट बी aggregated from multiple sources. Data may have to import from other relational databases, non-relational databases, flat files, legacy systems, और इवन मैनुअल पेपर एंड पेंसिल सिस्टम्स। तो यहाँ पर तुम इतना मत सोचो, तो बस ये ध्यान रखो कि जो थर्ड स्टेप है वो है डेटा को लोड करने का। ठीक है, अब वो डेटा कहाँ पर हो सकता है, पहले डेटाबेस में होगा, रिलेशनल डेटाबेस में होगा, ये सारी चीजें मैंने अभी नहीं पढ़ाई। रिलेशनल डेटाबेस वगैरह क्या होता है आगे आएगा और टाइम होगा, सो आई विल डेफिनेटली टीच यू। तो फेजेस अब तक क्या पढ़े थे, याद है? वो सारे फेजेस अपने दिमाग में दोबारा से लर्न करो, रिवाइज करो। ठीक है, हमने अभी 3 फेजेस पढ़ लिए हैं, और अभी जो रिसेंट फेज था वो था लोड और कन्वर्ट द डेटा। अब क्या हुआ, डीबीएमएस को डिजाइनिंग भी कर ली, उसके अंदर डेटा भी डाल दिया, तो हमारा तो प्रॉपर डीबीएस डेटाबेस रेडी हो गया, डेटाबेस रेडी हो गया। ठीक है, अब मुझे उसको टेस्ट और इवेल्युएट करना है, चेक करना है। तो इन द डिजाइनिंग फेज डिसीजंस वे मेड टू इंश्योर इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड रिकवरेबिलिटी ऑफ द डेटाबेस। जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो हम इन सारी चीजों को सोचते हैं कि किस तरीके से अपना जो भी हम डेटाबेस बनाएंगे वो ज्यादा सिक्योर होगा, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, और जो भी डेटा है उसको हम रिकवर कर सकते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। तो जब हमारा डेटा इम्प्लीमेंट हो जाता है और उस के डेटाबेस के अंदर हम डेटा को लोड कर देते हैं, तो उसके बाद आता है टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन। द डीबीए टेस्ट एंड फाइन ट्यून्स द डेटाबेस टू इंश्योर दैट, हाँ, तो इस टेस्टिंग से क्या होगा, डेटाबेस तो बन गया, मैंने जो सोचा था कि इस डेटाबेस के अंदर ये चीजें होनी चाहिए, उनको मैं टेस्ट करूंगी। तो इस फेज में हमारा टेस्टिंग होता है, टेस्ट द डेटाबेस। इस फेज में हम क्या करते हैं, वी टेस्ट द डेटाबेस। ड्यूरिंग दिस स्टेप द डीबीए टेस्ट द डेटाबेस टू इंश्योर दैट इट मेंटेन्स द इंटीग्रिटी। किस चीज के लिए टेस्ट करना है, कि जैसा सोचा था डेटा वैसा ही हो, एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। डेटा इंटीग्रिटी इज इन्फोर्स बाय द डीबीएमएस थ्रू द प्रॉपर यूज ऑफ प्राइमरी एंड फॉरेन की रूल्स। इन डेटाबेस टेस्टिंग हम क्या क्या चेक करेंगे, अगर मुझे डेटाबेस को टेस्ट करना है तो मैं चेक करूंगी कि ये मेरे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, मेरे पासवर्ड सिक्योर है, और डेटा इनक्रिप्ट है ना, किसी और के पास नहीं जा रहा है। और ये सारे टेस्ट होते हैं अगर मुझे डेटा को टेस्ट करना है और इवेल्युएट करना है। फाइंड विद द डेटाबेस एंड इवेल्युएट द डेटाबेस एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो टेस्टिंग तो मतलब तुम्हें पता ही होगा, है ना। इवेल्युएशन मतलब क्या होता है,
देखो, इवैल्यूएटिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार तो मैंने डेटा को टेस्ट कर दिया, अब मेरे को इसकी डिजाइनिंग्स को बार बार चेक करना है और बहुत सारी अलग अलग चीजों को चेक करना है कि बैकअप ले पा रहा है कि नहीं, ये प्रोटेक्टेड है कि नहीं। ठीक है, टेस्ट तो हो गया कि वर्क अच्छे से कर रहा है, एंड उसके अलावा बाकी चीजें सिक्योरिटी वगैरह और वो सारी चीजों को जब मिलाते हैं तो वो इवैल्यूएशन होता है कि बार बार चेक करते रहना है। एज अ डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम आर क्रिएटेड एंड टेस्टेड, द सिस्टम मस्ट ऑल्सो बी इवोल्यूटेड फ्रॉम अ मोर होलिस्टिक अप्रोच। और ज्यादा अलग अलग टेस्टिंग्स करते हैं। टेस्टिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट शुड culminate in a variety of broader system tests to ensure that all of the components interact properly to meet the needs of the user। तो अब इवोल्यूशन में क्या होगा कि हम हर एक कंपोनेंट को अगेन टेस्ट करेंगे ये चेक करने के लिए कि जो भी डेटाबेस है वो अच्छे से यूजर से इंटरेक्ट कर पा रहा है, ये सारी चीजें। हम अपने डेटाबेस में ये ध्यान रखते हैं कि डेटाबेस हमारा प्रोटेक्टेड रहे, कोई लॉस ना हो डेटा में, और बैकअप लेता रहे वो डेटा का, और रिकवरी प्लान्स हो। उसके बाद आते हैं ऑपरेशंस। तो हमने कितने फेजेस पढ़ लिए? 4। उसके बाद अगला फेज क्या है? ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या होगा? अब हम डेटाबेस के अंदर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, डेटा को एक्सेस करेंगे, तो ये सारा डेटाबेस का ऑपरेशन होता है। जो भी, अगर मैं डेटाबेस में से कुछ एक्सेस कर रही हूँ, डेटा को मैनेज कर रही हूँ और इंफॉर्मेशन ले रही हूँ, ये सारा मेरा क्या है? ऑपरेशन। सो वंस द डेटाबेस हैज पास द इवोल्यूशन स्टेज, इट इज कंसिडर्ड टू बी ऑपरेशनल। एट दैट पॉइंट द डेटाबेस, इट्स मैनेजमेंट, इट्स यूजर एंड इट्स एप्लीकेशन प्रोग्राम constitute a complete information system. The beginning of the operational phase invariably the process of system evolution। तो देखो हुआ क्या, जब मेरा डेटाबेस कंप्लीट हो गया, टेस्ट हो गया, इवोल्यूट हो गया, तो अब यूजर जाके उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो ये वाला जो स्टेज होता है जहां पर यूजर्स इंटरेक्ट कर पा रहे हैं डेटा के साथ, मैनेज कर पा रहे हैं और उससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं डेटाबेस से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑपरेशन। ठीक है, क्रिएट कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर पा रहे हैं, उसी को ऑपरेशन बोलते हैं। और ऑपरेशन के बाद हमारा आ जाता है मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन का फेज। अब क्या हुआ? डेटाबेस बन गया, डेटाबेस रेडी हो गया, पब्लिक को डेटाबेस इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब डेटाबेस में कभी कभार दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, तो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू मेंटेन अवर डेटाबेस। और मेंटेन, जो डेटाबेस को मेंटेन करता है, चेक करता है, उसी को हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग तरीके के डेटा में वो होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में डेटा का बैकअप लेते रहते हैं। करेक्टिव मेंटेनेंस में डेटा हम रिकवर कर सकते हैं। अडेप्टिव मेंटेनेंस में हम परफॉर्मेंस को इनहेंस करते हैं बाय एडिंग मोर एंटिटीज एट्रीब्यूट्स। हम चाहते हैं कि हमारा डेटाबेस और स्पीडली डेटा डिलीवर करे। ठीक है, और परमिशंस वगैरह के असाइनमेंट्स एंड एक्सेसेस को भी मेंटेन करा जाता है। तो ये सब होता है मेंटेनेंस एंड इवोल्यूशन। इस तरीके से हमने सारे फेजेस ऑफ डेटाबेस पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हमारे पास आता है टर्म ऑफ कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होती है कि जब हम डेटा को डिजाइनिंग करते हैं ना, उसी पार्ट को हम बोलते हैं डेटा मॉडलिंग। और अगर हम डेटा को इस तरीके से डिजाइन कर पा रहे हैं, मतलब जो भी डेटाबेस है, कि जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो, तो उसको डेटा मॉडलिंग बोलते हैं। देखो, टू मिनिमाइज द रिस्क द डिजाइनर विल यूजुअली स्टार्ट ऑफ बाय डेटा मॉडलिंग। ठीक है, रिस्क कम हो तो इसलिए जो डिजाइनर होता है वो अपनी डिजाइनिंग ही डेटा मॉडलिंग के मेथड से यूज करता है। डेटा मॉडलिंग में 3 स्टेजेस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल एंड फिजिकल। यानी कि वो अपनी डिजाइनिंग किन किन तरीकों से करता है, किन मॉडल से करता है, वो 3 मॉडल्स हो गए, कॉन्सेप्चुअल, लॉजिकल और फिजिकल। इन मॉडल्स के बेसिस पे जो भी डिजाइनर है वो अपनी डिजाइनिंग करेगा। कैसे करेगा वो हम देखेंगे अभी। देखो, देखो, अब हमने पढ़े अलग अलग मॉडल्स होते हैं जिनकी मदद से डिजाइनर जो है वो अपनी डिजाइनिंग करता है, डेटाबेस की डिजाइनिंग करता है। सो सबसे पहले आता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। कॉन्सेप्चुअल मॉडल में क्या होंगे? ये स्केचेस होंगे आउट द एंटिटीज टू बी रिप्रेजेंटेड एंड डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन देम। तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल में हम पूरा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर ये जो एंटिटीज हैं, ये जो एट्रीब्यूट्स है, इनके बीच में किस तरीके का रिलेशन है। ये समझ नहीं आ रहा? तो अगर तुमने डीबीएमएस पढ़ी थी, तुम्हें तुम्हें पता होगा कि हमारा ऐसे करके एक डेटाबेस होता था,
छोटा बन गया। जैसे हमें डेटाबेस को बनाना है, उसके अंदर फीचर्स बनाना है अलग अलग, तो हम प्रॉपर डिजाइनिंग करते थे। डिजाइनिंग के लिए हम ईआरडी डायग्राम्स बनाते थे, ऐसे ऐसे डायग्राम्स बनाते थे। अब ईआरडी डायग्राम्स में मेरा ऐसे करके एक एट्रीब्यूट बनता था जिसकी अलग अलग एंटिटीज होती थी, याद है, और उन एंटिटीज का ऐसे रिलेशनशिप होता था एक। तो कॉन्सेप्चुअल डिजाइनिंग करता है जब कोई डिजाइनर, तो वो क्या करता है, वो देखता है कि किस तरीके से जो डेटा है, किस तरीके से ये जो आइडेंटिटीज है इनका आपस में रिलेशन है, किस तरीके का रिलेशन है, तो वो पूरा कॉन्सेप्चुअली चीजों को देखता है। फिर ये तो गया कॉन्सेप्चुअल मॉडल, किसके बीच में रिलेशन दिख रहा है, एंटिटीज के बीच में। फिर आता है लॉजिकल मॉडल, विल टेक दीज एंटिटीज अ स्टेप फर्दर एंड वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ हाउ देयर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। लॉजिकल मॉडल में तो और डिटेल में हो जाता है, जो भी मेरे पास आया एंटिटी, उसका वो एट्रीब्यूट भी देख रहा है, साथ में रिलेशन भी देख रहा है। इसमें क्या होता है कॉन्सेप्चुअल मॉडल में, जो भी डेटाबेस वो बना रहा है उसकी डिजाइनिंग के लिए वो एक एंटिटी देखेगा, है ना, एंटिटी, और उसके बाकी जो एंटिटीज है उनके बीच में रिलेशन देखेगा। लॉजिकल मॉडल में वो एंटिटीज को लेगा और उसका रिलेशन देखेगा बाकी के एट्रीब्यूट से। तो लॉजिकल मॉडल में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो इसी तरीके से बनाए जाते हैं। फिर आता है फिजिकल मॉडल। फिजिकल मॉडल में एब्स्ट्रैक्शन यूज होता है, यानी कि वो बस टेक्नोलॉजीज देखेगा कि डेटाबेस बनाने में टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज हो रही है। ठीक है, उसको इतना मतलब नहीं होगा कि ईआरडी डायग्राम्स कैसे बनेंगे, एंटिटीज का एट्रीब्यूट्स के साथ क्या क्या रिलेशन है, ये सारी चीजें वो नहीं देखेगा। तो जब हम डेटाबेस को डिजाइनिंग करते हैं तो उसके लिए अलग अलग तरीके से डिजाइनिंग हो सकती है। पहला तो, अगर मैं बना रही हूँ तो मैं कॉन्सेप्चुअल मॉडल का यूज करूंगी कि एंटिटीज भी बनाने हैं, बाकी एंटिटीज के साथ उसका रिलेशनशिप भी बनाना है ना। अगर लॉजिकल मॉडलिंग कर रही हो तो एंटिटीज बना दी, रिलेशनशिप्स बना दिए और कंप्लीट एट्रीब्यूट्स भी बना रही हो। लेकिन फिजिकल मॉडलिंग में, फिजिकल मॉडल में एब्स्ट्रैक्शन होता है, यानी कि उनका मेन फोकस टेक्नोलॉजीज कौन सी लगेगी उस पर होता है। और जो डिजाइन होता है वो एक टेबल फॉर्म में बना लेते हैं, जो कि बाद में एक एक्चुअल डेटाबेस बन जाता है। समझ आ गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें, इम्पोर्टेंट तो नहीं बट अगर आया क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल, कि एंटिटीज और दूसरी एंटिटीज के साथ में जो रिलेशन बता रहा है, इस वाले डेटा मॉडल का ये इंपॉर्टेंस क्या है, पर्पस क्या है। तो देखो, ये जो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन एन between two entities, दो entities के बीच का relation. So the conceptual data model give the designer the chance to gain an overview of the system. Complete system का overview मिलेगा, details मिलेंगी कि किसका डेटा किसके साथ लिंक करवाना है, ये सारी चीजें। उसके बाद 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ अ गुड कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। इन सबके लिंक ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी ना ये मुझे इतना इम्पोर्टेंट लग नहीं रहा, क्योंकि बहुत जल्दी, मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, आगे पढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट अ कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम्हें एक डेटा मॉडल क्रिएट करना है, एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल क्रिएट करना है। कॉन्सेप्चुअल मतलब हमारा मेन फोकस क्या होगा, एंटिटीज पर, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स पे। इसमें तो कॉन्सेप्चुअल वाले में तो एट्रीब्यूट्स का भी इतना मतलब नहीं होता, इसका मेन फोकस एंटिटीज पे ही होता है। ठीक है, तो डेटा मॉडल अगर मुझे बनाना है, सपोज कि एक कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बनाना है। अब मेरे पास दो एंटिटीज है, कस्टमर और प्रोडक्ट। इधर कस्टमर है, बनाया तो होगा ना तुमने डेटा, ये वाला, और इधर होगा, मतलब डेटा नहीं, सॉरी, ऐसे ईआर डायग्राम्स वगैरह बनाने आते हैं कि नहीं आते तुम लोगों को, और ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, ये ऐसे दो एंटिटीज हो गई। अब कस्टमर नंबर एंड नेम आर एट्रीब्यूट्स ऑफ द कस्टमर एंटिटी। अब इसमें रिलेशन क्या है कि कस्टमर की जो एंटिटी है, जैसे एक कस्टमर है, तो इसमें क्या क्या चीजें मुझे पता होनी चाहिए कस्टमर के बारे में, कि कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का नंबर क्या है, और ये जो प्रोडक्ट है उसका भी एक प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए। अब इनके बीच में रिलेशन क्या है, सेल लग रही है, तो इसको मैं बोलूंगी अपना कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल। तुम्हें समझ नहीं आया होगा, मैं अच्छे से ना एक बना के दिखा देती हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा, या फिर मैं इसी को ट्राई करती हूँ एक्सप्लेन करने का। देखो, कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल्स में हम दो एंटिटीज के बीच में रिलेशन देखते हैं। अब मानो मैं बोल रही हूँ मेरी पहली एंटिटी है, एक कस्टमर है, मुझे कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए कि कस्टमर का नेम क्या है और कस्टमर का फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है। अब कस्टमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा, है ना, प्रोडक्ट खरीदा, एक अलग एक 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 प्रोडक्ट है,
अलग से उस पर उसका प्राइस लिखा हुआ है और प्रोडक्ट का नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ क्या क्या ये कस्टमर और ये प्रोडक्ट आपस में रिलेटेड है? अभी तो ये इंडिविजुअली, अभी मैंने मतलब अभी मानो इस कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा नहीं है या नहीं है, या हमें कैसे पता किस प्रोडक्ट को कस्टमर ने खरीद लिया नहीं खरीदा, कहीं पर कुछ रिलेशनशिप है। अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पर सेल लगी थी और कस्टमर ने सेल में प्रोडक्ट खरीदा, तो मैंने यहाँ पर इसका एक रिलेशन बना दिया। रिलेशन को हम ट्रायंगल ऐसी शेप से बनाते हैं, डायमंड शेप से, कि ये रिलेशन हो गया कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में। तो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल में, तो इसी को हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल बोलते हैं, कि एक रिलेशन क्रिएट कर देना बिटवीन द टू एंटिटीज। इतना समझ आ गया कॉन्सेप्चुअल मॉडल? अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ये ईआरडी डायग्राम, इसका मतलब ये है कि तुमने अपना पहले सेमेटिक से नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं की हैं। बट मैं समझा देती हूँ, देखो यहाँ पर भी एक अच्छा सा डायग्राम बना हुआ है कि जैसे कोई कस्टमर है और उसका एट्रीब्यूट्स है कस्टमर नेम और नंबर, और ये प्रोडक्ट है, अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, सेल का। तो इस तरीके से एंटिटीज के बीच का जो रिलेशन होता है उसको हम जब हम डिजाइनिंग इस तरीके से करते हैं कि हम एंटिटीज के बीच का रिलेशन बता रहे हैं, तो वो कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल होता है। एंटिटीज क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बता देती हूँ। देखो एंटिटीज क्या होती है, द रियल वर्ल्ड एलिमेंट्स इन द सिस्टम आर डिफाइंड फर्स्ट। एंटिटीज कैन बी कॉन्सेप्ट, इवेंट, ऑब्जेक्ट, पर्सन, कंपनी और सिस्टम। एंटिटीज क्या होंगी, कोई भी रियल वर्ल्ड चीज है वो सारी मेरी एंटिटीज होती है। जैसे कस्टमर हो गया, स्टूडेंट हो गया, और कुछ भी टीचर हो गया, ये सारी मेरी एंटिटीज है। कार हो गई, लिविंग नॉन लिविंग, कंपनीज हो गई, ये सारी एंटिटीज है। अब वो चीजें जो उस एंटिटी के, उस रियल वर्ल्ड या फिर उस रियल वर्ल्ड की चीजों के बारे में मुझे बता रही है, वो सारी मेरी एट्रीब्यूट्स है। जैसे ये एंटिटीज ना, ये रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट होती है। जैसे मानो मैं बताती हूँ कि मैंने एक कार खरीदी, तो कार मेरी एंटिटी हो गई। अब मैं उस कार के बारे में पूछूं कि इसका कलर क्या है या फिर इसका प्राइस क्या है, तो ये सारी चीजें मेरे को कार के बारे में बताएगी, राइट। तो ये जो होंगे ये एट्रीब्यूट्स होंगे। और ये कौन से एट्रीब्यूट के, किस चीज के एट्रीब्यूट है, ये कार के। कार एक एंटिटी है जिसका एट्रीब्यूट कलर है, राइट। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंशिएट द एंटिटी फ्रॉम द अदर एंटिटीज, वो चीजें जो डिफरेंशिएट करते हैं एक एंटिटी को उसकी दूसरी एंटिटी से। जैसे सपोज मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट की, तो स्टूडेंट में क्या अलग होगा, उसका रोल नंबर। तो वो रोल नंबर भी एक हमारा क्या हो सकता है, एट्रीब्यूट हो सकता है। और अलग अलग तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कलर हो गया, प्राइस हो गया, नेम हो गया, आईडी हो गई, डेट ऑफ क्रिएशन, डिस्क्रिप्शन, ये सारे एट्रीब्यूट्स हो गए, ये सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो अब एट्रीब्यूट्स पढ़ लिया, हो गया। अब रिलेशंस देख लेते हैं, रिलेशनशिप्स क्या होता है। अब मैं हमने देखा था रिलेशनशिप क्या होती है। तो डेटाबेस के अंदर जितनी भी एंटिटीज होती हैं उन सबके रिलेशंस होते हैं दूसरी एंटिटी से, ठीक है। जैसे रिलेशंस क्या होता है, जैसे पेरेंट्स के चाइल्ड से हो गए, तो ऐसा कुछ होता है। सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि कॉलेज है, एक एंटिटी मेरी हो गई कॉलेज। अब कॉलेज के अंदर ये एंटिटी रेक्टेंगल होती है, यार मैं बार बार सर्कल कर देती हूँ, ठीक है, बट ध्यान रखो इसको रेक्टेंगल बनाना है, आगे ये आईडी में देखेंगे। अब कॉलेज मानो एक एंटिटी है और एक एंटिटी है स्टूडेंट। तो कहीं ना कहीं ये दो एंटिटीज आपस में रिलेशन तो है ना इन दोनों में, कि स्टूडेंट कहाँ पर पढ़ेगा, कॉलेज के अंदर ही। तो रिलेशन ये सारी चीज होती है। उसके बाद आता है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन मतलब स्पेसिफाई कर देना, मतलब और ज्यादा इजी कर देना उसको। हम जब इंश्योर करेंगे कि हमारे डेटाबेस के अंदर कोई भी ऐसे एम्बिग्यूटीज नहीं है, और कोई डेटा सेंसिटिव डेटा बार बार रिपीट नहीं हो रहा है और रिडंडेंट नहीं है, उसी को हम नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं। नॉर्मलाइजेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, नॉर्मलाइजेशन वगैरह वो हम आगे पढ़ेंगे दूसरी यूनिट में। अभी तो मेरा मेन है कि जल्दी से जल्दी तुम्हें ये वाली यूनिट पढ़ा दूं, एज मेरे को काफी लोग कमेंट्स में बोल भी रहे थे कि अपलोड कर देना वीडियो, ठीक है। तो जल्दी से हो रहा है ये बस। अब आता है वैलिडेशन। This phase is hopefully when it all comes together with the rules, formats, requirements, and syntax being checked, along with the entities, relationships, and keys. If changes are needed, the designer over the model again refine it. हमने अलग अलग मॉडल्स पढ़े, ठीक है। हमने देखा तो कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है, फिजिकल मॉडल होता है, जिनमें ये सब होता है। जब ये सारा मॉडल बन जाता है उसके बाद आता है रिलेशनशिप, ठीक है। सॉरी, उसके बाद आता है वैलिडेशन। वैलिडेशन में क्या होगा, सारा मॉडल बन गया, डिजाइनिंग हो गई है, उसने डिजाइनर ने डिसाइड कर लिया कि वो किस तरीके का मॉडलिंग यूज करेगा डिजाइनिंग के लिए, एंड देन उसको वैलिडेट करेगा, चेक करेगा। अब जो हमारा डेटाबेस होता है ना, उसके अंदर अलग अलग कीज होती है। जैसे माई एसक्यूएल के अंदर अलग अलग तरीके की कीज होती है जब हम टेबल्स बनाते हैं। एक होता है हमारी
प्राइमरी की और एक होती है हमारी फॉरेन की, ठीक है। अब ये कीज क्या होता है, अब तुम अच्छे से पढ़ोगे, मैं तुम्हें समझा देती हूँ। क्या होता है देखो, प्राइमरी की और फॉरेन की क्या होती है, यहाँ पर डिफरेंसेस भी बहुत आते हैं। मानो मेरे डेटाबेस में ना एक टेबल था, ठीक है। मैं तुम्हें बस एग्जांपल दे देती हूँ ताकि समझ आ जाए। यहाँ पर था सीरियल नंबर, यहाँ था किसी का रोल नंबर, और यहाँ था नेम। एक टेबल ये था डेटाबेस में, डेटाबेस टेबल्स पे वर्क करता है, ठीक है। और एक और मैंने डेटाबेस क्रिएट करा, जहां पर मैंने लिख दिया नेम, यहाँ पर मैंने लिख दिया रोल नंबर, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर इसका नेम लिखा हुआ था। अब मानो मेरे को ना जैसे प्रेजेंट एब्सेंट लगानी है, तो मैंने एक चार्ट बनाया जहाँ पे मैंने लोगों से उनके रोल नंबर्स लिखवा दिए और उनके आगे लिखवा दिया कि मार्क कर दो कि ये प्रेजेंट है या ये एब्सेंट है। तो मेरा डेटाबेस कुछ ऐसा बन गया। अब मेरे पास दो टेबल्स है, एक टेबल 1 है, एक टेबल 2 है। अब इस टेबल में ये जो रोल नंबर है, ये इसी टेबल ओरिजिनल है, ये जो कॉलम है ये इसी का है ना। तो इसको तो हम बोलेंगे प्राइमरी की, क्योंकि ये इसी टेबल के अंदर क्रिएट हुआ था। लेकिन जब इस रोल नंबर को मैं किसी और टेबल के अंदर यूज कर रही हूँ, जो कि ये रोल नंबर ऑलरेडी इसकी वैल्यू कहाँ पर है, टेबल 1 के अंदर है। जब मैं इसको यूज कर रही हूँ दोबारा, तो ये वाला रोल नंबर मेरा इस टेबल के लिए एज अ फॉरेन की यूज हुआ। समझ आया? दो टेबल क्रिएट कर रही हूँ, दो टेबल है, ये टेबल 1 था, ये टेबल 2 है। मानो इसके किसी एलिमेंट को जो मैंने टेबल 1 के अंदर क्रिएट करा था, उसको अगर मैं टेबल 2 में यूज करूं, तो ये तो अलग से आया ना, ये तो क्रिएट तो टेबल 1 के अंदर हुआ था। तो ये इसके लिए फॉरेन की का काम करेगा। अभी ध्यान से सुनो, प्राइमरी की क्या होती है, ये कॉलम होता है किसी भी टेबल का जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा इंफॉर्मेशन को। रोल नंबर था, इसी टेबल का था। रोल नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। यूनिक होता है, हर किसी का सेम हो ही नहीं सकता, एक क्लास में बच्चों के दो रोल नंबर थोड़ी हो सकता है, ठीक है। तो ईच टेबल हैज जस्ट वन प्राइमरी की, हर टेबल के अंदर एक ही की होती है, और अलग अलग एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जब हम अ, उन प्राइमरी कीज को यूज करते हैं किसी और टेबल में, उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। तो अ फॉरेन की इज वन और मोर कॉलम्स इन अ टेबल दैट रेफरेंसेस द प्राइमरी की ऑफ अनदर, क्रिएटिंग लिंक बिटवीन दैम। इधर समझ आ गया? ये जो प्राइमरी कीज होती है ना, ये जैसे रोल नंबर्स हो गए या कुछ भी तुम मानो जो यूनिक होता है, जैसे मोबाइल नंबर है, मेरा कोई मोबाइल नंबर है तो वो सिर्फ मेरा ही होगा, ठीक है। वो सिर्फ मेरा ही मोबाइल नंबर होगा, वो हर मतलब देर आर नो चांसेस कि ऐसा डुप्लीकेट नंबर भी कहीं पर मिल रहा है। तो वो एक प्राइमरी की हो गई, ठीक है। अब मैं आगे आती हूँ, प्राइमरी की फॉरेन की, इतना समझ आया? यहाँ पे की डिफरेंसेस है और ये आते हैं क्योंकि ये पिछली बार भी डीबीएमएस के पेपर में काफी आए थे। तो प्राइमरी की क्या होता है, पेरेंट टेबल का पार्ट होता है, जो मेन टेबल होता है उसका पार्ट प्राइमरी की होता है। और जो चाइल्ड टेबल होते हैं, मतलब एक तो ये पेरेंट टेबल हो गया, इसी से कुछ इसके सब पार्ट्स वगैरह बना दिए, या कोई दूसरा टेबल बना दिया, तो वो चाइल्ड टेबल हो गया। तो फॉरेन की क्या होती है, जब हम प्राइमरी की को चाइल्ड टेबल के अंदर यूज करें। और ये जो प्राइमरी की होती है ये यूनिक होगी, तो एक टेबल में एक ही प्राइमरी की होती है। फॉरेन की हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो प्राइमरी की होती है इसकी वैल्यूज आइडेंटिफाइड होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैंने मानो टेबल बनाया, उसके अंदर मेरी प्राइमरी की रोल नंबर थी, रोल नंबर को मैंने अपना प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो रोल नंबर वाली वैल्यू है, इस टेबल के अंदर मैंने ये जो रोल नंबर बनाया इसकी यूनिक वैल्यू हुई हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। अब 2 पे मानो मैंने एक नाम लिखा राजीव, राज लिख दिया। और 3 रोल नंबर पे भी मैंने नाम लिख दिया राजीव। 2 रोल नंबर पे मैंने राज लिखा, 3 रोल नंबर पे राजीव लिखा, 4 रोल नंबर पे कोई और नेम लिख दिया, तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं होगी। बट मानो मैंने रोल नंबर लिखा 2, और यहाँ पर भी मैंने रोल नंबर 2 लिख दिया, और मैंने बोला हुआ है ये जो मेरा रोल नंबर है इसको मैंने बोला कि ये मेरी एक प्राइमरी की है, तो मेरा जो डेटा है वो एरर शो करने लगेगा, क्योंकि जो भी मेरी प्राइमरी की होती है उसमें वैल्यूज रिपोर्ट नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती। अगर रोल नंबर 2 ऑलरेडी डेटाबेस में है, जिसके आगे नाम किसी और का है, तो वो दोबारा रिपीट नहीं हो सकता। इतना समझ आ गया प्राइमरी और फॉरेन की में डिफरेंस। अभी तक हम कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल पढ़ रहे थे, उसके बाद हम लॉजिकल मॉडल
मॉडल पढ़ेंगे। तो लॉजिकल डेटा मॉडल में क्या होता है, रिलेशनशिप किसके साथ होता है, एंटिटीज के साथ भी होता है, एट्रीब्यूट्स के साथ भी होता है। द लॉजिकल डेटा मॉडल इज यूज्ड टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटा एलिमेंट्स एंड टू सेट रिलेशनशिप्स बिटवीन देम। द लॉजिकल डेटा मॉडल adds further information to the conceptual data model elements। ठीक है, इसमें कॉन्सेप्चुअल इंफॉर्मेशन भी यूज होती है और लॉजिकल भी होती है। ठीक है, फिजिकल मॉडल के बारे में हमें पढ़ेंगे आगे, पर अभी हम लॉजिकल डेटा मॉडल के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है कि ये जो लॉजिकल डेटा मॉडल है, इसमें कोई प्राइमरी और सेकेंडरी की डिफाइन नहीं होती है। इसमें इसमें बस हमें वेरीफाई करना होता है और एडजस्ट करना होता है डिटेल्स को, जो कि पहले से हमने रिलेशनशिप में कहीं पर सेट की हुई थी। तो ये लॉजिकल डेटा मॉडल होता है। उसके बाद आता है फिजिकल डेटा मॉडल। फिजिकल डेटा मॉडल में हम क्या बता रहे हैं, फिजिकल डेटा मॉडल टेबल्स के फॉर्म में होता है, जहां पर हमें किसी का रिलेशनशिप बताने का, ये सब चीजें करने का जरूरत ही नहीं होती। हम इसमें क्या करते हैं, डिस्क्राइब्स अ डेटाबेस स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डेटा मॉडल। इट ऑफर्स डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन एंड हेल्प जनरेट द स्कीमा। मतलब ये जो फिजिकल मॉडल होता है, इसकी हेल्प से हम स्कीमा को डेवलप करते हैं। स्कीमा क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे, वरना तुम्हें पढ़ी भी होंगी। देखो क्या होता है कि जब हम ऐसे एंटिटीज नहीं बना रहे, एट्रीब्यूट्स नहीं बना रहे, हम सिंपल टेबल्स बना रहे हैं और टेबल्स के अंदर मेन मेन चीजें डाल रहे हैं कि मानो मेरा एक टेबल है कस्टमर और एक टेबल है मेरा प्रोडक्ट। अब कस्टमर में नेम आ गया, कस्टमर में नंबर आ गया, और कस्टमर मेरा एक प्राइमरी की है, और प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट प्राइस आ गया, और ये मेरा यूनिक की है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं कोई चीज डिफाइन नहीं कर रही हूँ कि मेरे एंटिटीज क्या हुई, मेरे एट्रीब्यूट्स क्या हुए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, है ना। तो इसको फिजिकल डेटा मॉडल बोलते हैं। तो इतना समझ आ गया होगा। फिजिकल डेटा मॉडल में हम डायरेक्ट डेटा देखते हैं क्या क्या है, ये सारी चीजें देखते हैं। आगे मैं बढ़ती हूँ फटाफट से। अब हम पढ़ते हैं डेटा मॉडलिंग की एडवांटेजेस क्या होती है। डेटा मॉडलिंग की हेल्प से डिजाइनिंग इजी हो जाती है, और हम उस डेटा मॉडल, जैसे ना अगर मुझे किसी को दिखाना है कि मैं किस तरीके का डेटा बनाने वाली हूँ, क्या क्या चीजें हैं, तो वो सारी इंफॉर्मेशन मैं यूज कर सकती हूँ, मतलब उनको शो कर सकती हूँ डेटा दिखा के। तो ये एक शॉर्ट टर्म कम्युनिकेशन होता है स्टेक होल्डर्स के साथ, और स्टेक होल्डर्स फिर उस डेटा मॉडलिंग को देख के डिसीजंस ले सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का डेटा बनेगा, ये सारी चीजें होती है। लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन थ्रू डेटाबेस स्पेसिफिकेशन दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट योर डेटा टू अदर सर्विसेज थ्रू ईटीएल्स। तुम इसमें लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन कर सकते हो कि किस तरीके से तुम्हारा डेटा है, उसको तुम बाकी सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद आता है डेटा मॉडलिंग का डिसएडवांटेज क्या है। डेटा मॉडलिंग मतलब डिजाइनिंग, अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि डेटा मॉडलिंग ना बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे अगर तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या डेटाबेस बनाना है, तो तुम्हें उसकी डिजाइनिंग्स करनी पड़ेंगी, लॉजिकली देखो, कॉन्सेप्चुअली देखो, है ना, बहुत सारी चीजें। तो ये पोटेंशियली एक लंबा प्रोसेस है। और मानो अगर तुम एक फिजिकल रिलेशनल मॉडल बना रहे हो, जैसे हमारा डेटा मॉडल कौन सा था, फिजिकल था। फिजिकल में वो एक रिजिड होता है और उसमें ना चेंजेस करना डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉपर तुम टेबल्स फिल कर रहे हो, तुम कोडिंग करके चीजें डाल रहे हो, है ना। तो फिजिकल वाला जो होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अ फिजिकल डॉक्यूमेंट मॉडल इज इजी टू चेंज एट एनी, ओके सॉरी, फिजिकल रिलेशनल मॉडल रिजिड होता है और डिफिकल्ट होता है चेंज करने के लिए। और जो फिजिकली डॉक्यूमेंट मॉडल, मतलब जो डॉक्यूमेंट फॉर्म है, अगर तुमने प्रॉपर फिजिकल रिजिडल मॉडल बना दिया है, रिजिड मॉडल बना दिया है, वो चेंज करने में दिक्कत होगी। अगर तुम्हारे पास एक जस्ट एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर है कि फिजिकल मॉडल कैसा बनेगा, तो उसको तुम चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें हैं। चलो अब इसके बाद आते हैं ईआर मॉडल्स पे। ईआर मॉडल, ईआर डायग्राम, ये तुमने पहले भी पढ़ा पढ़ा होगा, क्योंकि ये हर एग्जाम में बनाने को आता था। और ये जो मैंने तुम्हें अभी बताया कि एट्रीब्यूट होता है, ये होता है, ये सारा हमारा, इसको हम ईआर डायग्राम्स ही बोलते हैं। आगे आओ, द ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का मतलब क्या होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स। एंटिटीज मैंने बताई थी, कोई भी रियल वर्ल्ड चीज, उसको हम, रियल वर्ल्ड वाली चीज को हम एंटिटी ही बोलते हैं। अब ये मैं ना पूरा नहीं पढ़ा रही, ऊपर ऊपर से पढ़ा देती हूँ। तो देखो, ये जो ईआर डायग्राम्स होते हैं, ये तुम्हें बताते क्या है, दो एंटिटीज के बीच में, दो चीजों के बीच में रिलेशन बताते हैं। ठीक है, ईआर मॉडल्स आर यूज टू मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स लाइक अ पर्सन, कार, उन सारी चीजों को बताने के लिए हम यूज करते हैं ईआर मॉडल्स का। ठीक है,
अब ईआर डायग्राम क्या होता है? ये एक डायग्राम होता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस के अंदर ईआर मॉडल बना सकते हैं। तो अभी हमने मॉडल्स पढ़े थे, लॉजिकल होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, एक फिजिकल मॉडल होता है जिसमें हम स्कीमा बनाते हैं, एंड इसके बाद हमारे पास आया ईआर मॉडल। ईआर मॉडल में हम क्या बना रहे हैं? ईआर डायग्राम्स। तो ईआर डायग्राम्स क्या करते हैं? जो भी रियल वर्ल्ड कोई चीज मैं बना रही हूँ उसके बारे में, उसके एट्रीब्यूट्स बताना, ये सारी चीजें बताना। और ईआर डायग्राम्स बनाने के लिए हमें कोई टेक्निकली जरूरत नहीं होती, कोई हार्डवेयर नहीं पड़ता, हमें बस नॉर्मल सा डायग्राम बनाना होता है। अब ईआर डायग्राम्स में कौन कौन सी शेप्स यूज होती हैं? अगर मुझे ईआर डायग्राम बनाना है तो कौन कौन सी शेप्स यूज होंगी ईआर डायग्राम के लिए? देखो, मैंने तुम्हें क्या बोला था, जो एंटिटी होती है, ये मेरी एंटिटीज हमेशा किस में बनती है? रेक्टेंगल में। जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इसमें बनेंगे, रिलेशन इस शेप में बनेगा, लीनियर ये लाइन इस तरीके से बनती है। तो ये हो गया ईआर डायग्राम। अगर वीक एंटिटीज को बनाना है तो ऐसे डबल रेक्टेंगल बना के मैं दिखाती हूँ वीक एंटिटीज को। अब आता है ईआर डायग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। मैंने तुम्हें ईआर डायग्राम का थोड़ा सा रफ आइडिया अभी पहले ही दे दिया था। तो देखो, ईआर डायग्राम्स के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये डायग्राम में एंटिटीज होती है, एट्रीब्यूट्स होते हैं और रिलेशनशिप होता है। अब एंटिटी क्या होती है? वही रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को हम एंटिटीज बोलते हैं। ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी भी हो सकती है और वीक एंटिटी भी हो सकती है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होगी? जिसमें मैं प्राइमरी की लगा दूंगी। प्राइमरी की कैसे लगती है? कमांड देनी पड़ती है कि ये जो मेरा टेबल है, मानो ये मेरा एक टेबल बना एंटिटी का, उसके अंदर मैंने डाल दिया कि इसमें ना रोल नंबर मेरा प्राइमरी की है। तो अब रोल नंबर प्राइमरी की है तो इस टेबल में एक प्राइमरी की आ गई है ना? इस टेबल में प्राइमरी की आ गई है तो ये टेबल एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बन गया। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जो एंटिटी के बारे में कुछ कुछ बता दिया। एट्रीब्यूट्स भी अलग अलग होता है, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एंड डिराइव्ड एट्रीब्यूट। उसके बाद रिलेशनशिप्स होते हैं, वन टू मैनी टू वन एंड मैनी टू मैनी। ये रिलेशनशिप्स भी समझ आएंगे जब हम नीचे और ईआर डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। अब एंटिटी क्या होती है? एंटिटी में बी एन ऑब्जेक्ट विद अ फिजिकल एक्सिस्टेंस, अ पर्टिकुलर पर्सन, कार, हाउस और एम्प्लॉय। इन सबको मैं एंटिटी बोलती हूँ। कुछ भी रियल वर्ल्ड चीज, उसको मैं एंटिटी बोल रही हूँ। जैसे मानो स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी मेरी एक तरीके से एंटिटी हुई। अगर मेरे को स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स बनाने हैं, मतलब स्टूडेंट वो चीज जिससे मुझे स्टूडेंट के बारे में पता चले, तो मैं क्या क्या बता सकती हूँ? मैं उसमें नेम लिख सकती हूँ। अगर मुझे स्टूडेंट का नेम पता चलेगा तो मेरे को स्टूडेंट के बारे में पता चल जाएगा। क्लास बना सकती हूँ। तो ये क्या हुए? ये चीजें मुझे मिलके स्टूडेंट के बारे में बता दिया, जैसे नेम हो गया, क्लास हो गया और रोल नंबर हो गया। तो ये सारे मेरे क्या होते हैं? ये सारे मेरे क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने एंटिटीज की बात की थी, तो देखो, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? जो किसी स्कीमा पे डिपेंड नहीं करती। और मैंने अभी क्या बताया कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जिसके अंदर प्राइमरी की होती है। ठीक है, और वीक एंटिटी क्या होती है? जो ऐसे यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करती है ना? वैल्यूज उसमें अलग अलग हो सकती है और उसके अंदर कोई प्राइमरी की नहीं होती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अ वीक एंटिटी टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल रेक्टेंगल। अगर कोई वीक एंटिटी है तो उसको मैं डबल, ये देखो ये है ना डबल, ये इधर क्यों आ गया? ये डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करती हूँ किसको? वीक एंटिटीज को। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मैंने तुम्हें पढ़ा दिया। देखो, मेरे को क्या लग रहा है ना कि इसमें बहुत सारी चीजें वैसी है जो तुम लोगों ने भी पढ़ी होंगी। तो ये तुम्हारे लिए रिवीजन करने के लिए भी बहुत सही रहने वाली है वीडियो। ठीक है, और मैं ना ऐसे सारे ही सब्जेक्ट्स के वन शॉट्स लेके आऊंगी, एंड अगर अभी नहीं ला पा रही हूँ पॉसिबली, सो आई विल मेक श्योर कि एंड सेम से पहले तक तो आ चुका होगा सब कुछ। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, अब देखो, एट्रीब्यूट्स मैंने पढ़ा दिया। अब एट्रीब्यूट्स में की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? देखो, जो कीवर्ड यूज हो गया, प्राइमरी हो गया, तो वो ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे, मतलब वो ऐसी चीजें होती हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई करने में मदद कर रही हैं किसी को। मानो मैं बोलती हूँ ये मेरा था स्टूडेंट, है ना? अब स्टूडेंट के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? रोल नंबर से। अब क्या है, रोल नंबर सबके सेम हो सकते हैं? नहीं ना, रोल नंबर तो सबके यूनिक होंगे। तो क्योंकि ये जो एट्रीब्यूट है रोल नंबर, ये सबके यूनिक होते हैं और ये हेल्प करते हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने में आइडेंटिटी को। इसीलिए ये मेरे की एट्रीब्यूट्स होते हैं। समझ आया की एट्रीब्यूट्स क्या होता है? अब मैं आगे पढ़ाती हूँ जल्दी जल्दी। ओके, नेट नहीं आ रहा, वेट।
उसके बाद हम आते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स पे। तो देखो की एट्रीब्यूट हमने समझ लिया। कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं? अगर मैं तुम्हें एक स्टूडेंट की ही बात कर रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ कि क्या चीज है जो मुझे स्टूडेंट के बारे में और डिटेल पता चल सकती है। प्रोबेबली उसकी एक चीज और एक्स्ट्रा हो सकती है, एड्रेस। मुझे एड्रेस से वो स्टूडेंट के बारे में पता चल सकता है, राइट? अब देखो क्या होता है कि क्या एड्रेस में सिर्फ एक चीज आती है? नहीं, एड्रेस में बहुत सारी चीज आती है कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है, उसका स्टेट क्या है, उसका सिटी क्या है, उसका हाउस नंबर क्या है, उसका स्ट्रीट नंबर क्या है। ये सारी चीजें मिला के एड्रेस को बना दिया। तो तो उन एट्रीब्यूट्स को हम कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। किसी एंटिटी के वो एट्रीब्यूट्स जो मिलाकर बहुत सारी चीजों को बनाए, ठीक है, वो एक कंपोजिट एट्रीब्यूट हुआ। जैसे एड्रेस एक कंपोजिट एट्रीब्यूट है। इसकी इंग्लिश देख लो, द एड्रेस एट्रीब्यूट ऑफ द स्टूडेंट। यहाँ देखो, एन एट्रीब्यूट कंपोज्ड ऑफ मेनी अदर एट्रीब्यूट्स। वो एट्रीब्यूट जो बहुत सारे अलग अलग एट्रीब्यूट से मिलकर बना है, उसको कंपोजिट एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, वो एट्रीब्यूट्स जिनकी अलग अलग वैल्यूज हो सकती है पॉसिबली। जैसे मतलब पॉसिबल होता है, अलग अलग वैल्यूज हो सकती है। एन एट्रीब्यूट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वैल्यू। अगर मैं एक स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट का ही एग्जांपल दे रही हूँ ताकि समझ आए। स्टूडेंट के बारे में मुझे एक और चीज पता, मतलब जैसे फोन नंबर है, तो फोन नंबर से मैं स्टूडेंट के बारे में पता कर सकती हूँ कि ये फोन नंबर किसका है, चेक करके वो स्टूडेंट हो गया, राइट? फोन नंबर, एक स्टूडेंट के दो फोन नंबर्स भी तो हो सकते हैं। लाइक फोन नंबर तो यूनिक होता है ना? लेकिन एक स्टूडेंट के पास दो दो फोन नंबर्स तो हो सकते हैं ना। मतलब सेम फोन नंबर दो लोगों के पास नहीं होता, पर एक इंसान के पास दो दो फोन नंबर्स हो सकते हैं। क्या पता दो दो फोन हो, दो दो सेम हो फोन में। तो ये वाली एट्रीब्यूट जिनकी अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, उनको मल्टी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट बोलते हैं। फिर डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं? वो एट्रीब्यूट जिनकी मदद से मुझे दूसरे किसी एट्रीब्यूट का पता लग सके। जैसे अगर मैं किसी का बर्थडे पता कर लूं, तो उससे मुझे उसकी एज पता लग सकती है। तो ये सारे डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब टाइम कम है तो मैं जल्दी जल्दी से तुम्हें पढ़ा देती हूँ, है ना? ये देखो, ऐसा हमारा प्रॉपर ईआर डायग्राम बनता है। ईआर डायग्राम में तुम लोग मुझे बताओ एंटिटी क्या है? जो रेक्टेंगल से बनी स्टूडेंट, वो एंटिटी है। स्टूडेंट के बारे में मुझे क्या क्या पता चल रहा है? एड्रेस पता चल रहा है, जैसे कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है। और ये एड्रेस क्या है? मेरा कंपोज एट्रीब्यूट है ना, मिले हुई चीजें हैं। फिर रोल नंबर हो गया, रोल नंबर मेरा की एट्रीब्यूट हो गया। मेन एट्रीब्यूट यही है क्योंकि इसमें एक की है। फिर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, फोन नंबर हो गया, एज हो गया। डिराइव्ड वाले को हम ऐसे ब्लर ब्लर थोड़ा वैसे डैश डैश में बनाते हैं। और ये एज ऐसा क्यों है? क्योंकि एज डिराइव्ड है। मुझे अगर डेट ऑफ बर्थ पता चल जाएगी तो मुझे एज पता चल जाएगा। फोन नंबर एक वीक एट्रीब्यूट है क्योंकि फोन नंबर की अलग अलग वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करते हैं। उसके बाद आता है रिलेशनल टाइप एंड रिलेशनशिप सेट। ये देखो, ये रिलेशन बताते हैं, इनको हम इस डायगोनल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मैंने बोला कि स्टूडेंट है और कोर्स है, ये मेरी दो एंटिटीज है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होगा? ऑब्वियसली स्टूडेंट जो होगा वो इनरोल्ड होगा किसी कोर्स से, है ना? तो इसी को हम रिलेशनशिप टाइप्स बोलते हैं, जो हमें दो एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप बताता है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, इस तरीके से डायग्राम्स होते हैं। अब यहाँ पर रिलेशनशिप जो होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है यूनरी रिलेशनशिप, जिसको हम एक एंटिटी जो होगी वो सिर्फ एक ही एंटिटी के साथ रिलेशनशिप में होगी, तो वो होता है यूनरी रिलेशनशिप। अभी तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो, एक पर्सन होगा, एक पर्सन एक ही इंसान के साथ मैरिड हो सकता है, तो ये रिलेशनशिप वन वन हो गई, है ना? एक पर्सन एक इंसान के, इसको हम वन वन रिलेशनशिप या फिर यूनरी रिलेशनशिप बोल सकते हैं कि एक पर्सन एक इंसान के साथ मैरिड है। उसके बाद आता है बाइनरी। बाइनरी मतलब टू होता है। तो वो रिलेशनशिप जिसमें दो एंटिटीज पार्टिसिपेट कर सकती है, 200 से ज्यादा एंटिटीज भी पार्टिसिपेट कर सकती है। जैसे एक स्टूडेंट है और एक कोर्स है ना? लेकिन जरूरी थोड़ी है कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही कोर्स में इनरोल हो। जैसे तुमने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डीयू से ओपन से कुछ कर रहे हैं एंड एक फुल टाइम कोर्स में भी इनरोल्ड है। तो जरूरी थोड़ी है कि एक स्टूडेंट एक ही कोर्स कर रहा है। तो अगर मैं बात कर रही हूँ, इनरोल्ड नाम का एक रिलेशन है, तो जरूरी थोड़ी है वो सिर्फ बीकॉम ऑनर्स ही कर रहा हो। क्या पता वो लाइफ कुछ और भी कर रहा हो, कोई डिप्लोमा भी कर रहा हो। तो इनको हम बाइनरी रिलेशनशिप्स बोलते हैं। व्हेन देयर आर टू एंटिटीज सेट पार्टिसिपेटिंग इन अ रिलेशनशिप, दो एंटिटीज रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। एन रिलेशनशिप क्या होता है? मतलब एक या एक से ज्यादा
रिलेशनशिप्स पॉसिबल है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मदर और सन, अब एक मम्मी का जरूरी थोड़ी है एक ही सन होगा, कितने भी नंबर ऑफ सन्स हो सकते हैं। तो ये एंड रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद आता है कार्डिनियलिटी। कार्डिनियलिटी भी सेम ही है, ये देखो ये जो मैंने तुम्हें भी यूनरी में बताया ना, सेम कार्डिनियलिटी है। द नंबर ऑफ टाइम्स एन एंटिटी ऑफ एन एंटिटी सेट पार्टिसिपेट। एक एंटिटी दूसरी एंटिटी से कितनी बार पार्टिसिपेट करी है। वन वन क्या होगा, एक सर्जन, अगर एक सर्जन का हेड कौन है, एक ही एचओडी है। एक सर्जन का एक ही एचओडी हेड है। तो ये क्या होगा, मतलब एक सर्जन को सारी नॉलेज कौन दे रहा है, चेक कौन कर रहा है, सिखा कौन रहा है, एक ही एचओडी। तो ये हो गया वन वन एंटिटी सेट, ठीक है। उसके बाद आता है वन टू मैनी। वन टू मैनी में क्या होगा, वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या हो गया होता है कि ये जो एंटिटी है ये एक से ज्यादा भी हो सकती है। मतलब जो सर्जन डिपार्टमेंट है, अगर तुम देखो कि सर्जन डिपार्टमेंट है, अब क्या उस सर्जन डिपार्टमेंट में एक ही टीचर होगा। हमने एंटिटी तो बना ली, एक सर्जन डिपार्टमेंट है, एक डॉक्टर है। हाँ सॉरी, टीचर बोल रही हूँ। हाँ, वो वाला एग्जांपल मैं टीचर वाले तुम्हें दूंगी। अभी देखो एक सर्जन डिपार्टमेंट है और डॉक्टर है, इंडिविजुअल अलग अलग एंटिटीज है। अब मेरे को बताओ, एक पूरे सर्जन डिपार्टमेंट में क्या एक ही डॉक्टर होगा, नहीं। एक सर्जन डिपार्टमेंट में बहुत सारे डॉक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको वन टू मैनी कार्डिनलिटी बोलते हैं, वन टू मैनी रिलेशनशिप, वन टू मैनी कार्डिनलिटी, ठीक है। जैसे एक स्कूल है, ये एक एंटिटी हो गई, और टीचर एक एंटिटी हो गई। अब एक स्कूल में एक ही टीचर थोड़ी होगा, ठीक है। तो इसको वन टू मैनी कार्डिनलिटी बोला जाता है। उसके बाद आती है वन टू मैनी को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद मैनी टू वन। मैनी टू वन मतलब क्या होगा कि एक एंटिटी का रिलेशनशिप, मतलब बहुत सारी एंटिटीज किससे रिलेटेड है, एक ही पर्सन से। मतलब इसका यहाँ पे एक एग्जांपल है, मैं बताती हूँ। मानो एक सिंगल पर्सन है, देयर आर चांसेस कि एक एंटिटी है हार्ट सर्जरी और एक है कुछ भी, एक मान लो फीवर, या फिर ज्यादा सर्जरीज, मल्टीपल सर्जरीज। तो देखो, अब क्या है, जरूरी थोड़ी है कि एक पर्सन को एक ही सर्जरी हुई हो, क्या पता उसको फ्यूचर में कुछ और भी सर्जरीज हुई हो। तो ऐसे ऑपरेशंस को हम मैनी टू वन बोलते हैं। मतलब कि जिसमें मल्टीपल चीजें हो सकती हैं एक पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। मतलब जैसे या तो तुम ऐसे देखो कि एक इंसान को बहुत सारी सर्जरीज हुई हो, वो वाले चांसेस हो। या फिर एक डॉक्टर है, एक सर्जन है, जिसने बहुत सारे लोगों की सर्जरीज की हो, है ना। तो इसको मल्टीपल सर्जरीज हो सकती है एक सिंगल पर्सन ने। तो इसको मैनी टू वन रिलेशनशिप बोल दिया जाएगा। अब आगे आते हैं। मैं थोड़ा फास्ट इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों का एग्जाम है, बट आई थिंक ये ना नॉर्मल स्पीड है, इतना तो होना ही चाहिए। और तुम 2x में देख रहे होगे तो बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद आता है मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी क्या होता है, जिसमें यहाँ पर भी मैनी ऑप्शंस होते हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बीच में रिलेशनशिप होता है। अब मानो को एक एम्प्लॉय है, वो एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा होगा, जरूरी थोड़ी है। एक एम्प्लॉय बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकता है। बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सकते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप्स को व्हेन एंटिटीज इन ऑल एंटिटी सेट्स कैन टेक पार्ट मोर देन वंस इन अ रिलेशनशिप, तो इसको हम मैनी टू मैनी कार्डिनलिटी बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। मैं आगे पढ़ाती हूँ फटाफट से। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट। पार्टिसिपेशन का कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, जब हम एंटिटीज बना लेते हैं, डायग्राम्स बना लेते हैं, तो हम चेक करते हैं कि ये जो एंटिटीज हैं उन्होंने कितना टोटल पार्टिसिपेशन किया और पार्शियल पार्टिसिपेशन कितना करा। टोटल पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होगा कि हर एंटिटी को एटलीस्ट एक या उससे ज्यादा लाइक रिलेशनशिप्स में आना पड़ेगा, है ना। एक एंटिटी को किसी एक दूसरे एंटिटी से रिलेशन, उसको कुछ होना चाहिए। जैसे अगर एक स्टूडेंट एक एंटिटी है और एक कोर्स है, तो एटलीस्ट किसी एक स्टूडेंट ने उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करा हो, तो एक रिलेशन होगा स्टूडेंट और कोर्स के बीच में, राइट। तो इसी को हम टोटल पार्टिसिपेशन बोलते हैं। उसके बाद पार्शियल पार्टिसिपेशन में हम देखते हैं द एंटिटी इन द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेट इन द रिलेशनशिप। तो पार्शियल पार्टिसिपेशन देखो, टोटल पार्टिसिपेशन में वी वांट कि पार्टिसिपेट करे दोनों एंटिटीज आपस में। पार्शियल पार्टिसिपेशन में जरूरी नहीं है, एंटिटीज कर भी सकती हैं पार्टिसिपेट, रिलेशन बना भी सकती हैं आपस में और नहीं भी बना सकती हैं,
ठीक है, एक बार इसको रीड कर लेना अगर समझ ना आया हुआ तो थोड़ा। उसके बाद आता है इनहेंस्ड ईआर मॉडल। ईआर मॉडल पढ़ा, ईआर डायग्राम पढ़ा। अब जब उसी को और इनहेंस वर्जन में पढ़ते हैं तो वो इनहेंस ईआर मॉडल हो जाता है, उसी को और डिटेल में पढ़ते हैं तो वो enhance CR model हो जाता है. So today the complexity of the data is increasing. So it becomes more and more difficult to use the traditional ER model for database modeling. To reduce this complexity of modeling, now we have to make improvement or enhance the existing ER model. ठीक है, तो ये सब समझ आ गया कि एआर मॉडल्स क्या हो रहा है, डेटा बहुत ज्यादा आता जा रहा है और उनको ना एआर मॉडल से हैंडल करना दिक्कत हो रहा है। तो हम जो हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल था उसी को हम इनहैंस कर रहे हैं। Enhanced entity relationship diagram are advanced database diagram very similar to regular ER diagram. ये बस enhanced ER diagram है पर ये regular diagram से बहुत simple होते हैं। अब इसमें डायग्राम ER diagrams में हम कौन कौन सी चीजें कर रहे हैं ताकि ये enhance बन जाए। सब classes and super classes, specialization and generalization, category और union type और aggregation, ये सारी चीजें होती है, ये कॉन्सेप्ट्स लगते हैं और तब जाके हमारा जो ईआर मॉडल है वो ईईआर यानी इनहेंस ईआर मॉडल बन जाता है। कौन सी? सब क्लासेस, सुपर क्लासेस, स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, कैटेगरी और यूनियन टाइप एंड एग्रीगेशन। अब इसके बारे में मैं पढ़ा देती हूँ। देखो अभी ये ना 6 बजे तक तुम्हें ये वीडियो मिल जाएगी और तुम इसको पढ़ोगे 8 बजे तक। उसके बाद अगली जो पार्ट 2 आएगी, अगर सॉरी मतलब यूनिट 2 का आएगा, मुझे नहीं लगता मैं डाल पाऊंगी वो, बट अगर मैं डालती हूँ मोस्ट प्रोबेबली वो 11-12 बजे तक आ जाएगी। तो वो तो वैसे ना 2x पे देख लेना अपने रिवीजन के लिए, अगर तुमने तब तक कुछ पढ़ लिया होगा और नहीं पढ़ा होगा तो फिर आई गेस बेनिफिट हो जाएगा तुम्हें उससे, है ना। चलो, नहीं पढ़ा होगा तो अपने एंड सेम्स में देख लेना उसको। चलो अब मैं आगे पढ़ा देती हूँ। ओके, सब क्लासेस एंड सुपर क्लासेस। ऐसा कुछ क्लासेस वगैरह तुमने पढ़ा है सी प्लस प्लस में? ये रिलेटेड नहीं है उससे वैसे। देखो अब मैं बता देती हूँ, ये डायग्राम को जब हम इनहेंस करते हैं तो इसमें हम कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं सब क्लासेस और सुपर क्लासेस का। सुपर क्लास क्या होगी? वो क्लास, वो एंटिटी जो फर्दर डिवाइड होती है कुछ अलग अलग एंटिटीज में, उसको सुपर क्लास बोलते हैं। और अगर कोई एंटिटी अलग अलग एंटिटीज कंबाइन करके एक सिंगल एंटिटी बना रही है तो उसको सब क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो सुपर क्लास जो होगी, जैसे शेप एक एंटिटी है, उसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ, शेप मेरी ट्रायंगल हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, सर्कल हो सकती है। तो अगर मैं किसी एंटिटी को डिवाइड कर पा रही हूँ तो वो मेरी सुपर क्लास हो गई, और जब एंटिटीज को कंबाइन करते हैं तो वो सब क्लासेस होती है। जैसे ये इसकी सुपर क्लास थी, शेप सुपर क्लास थी, अब ये ट्रायंगल सब क्लास हो गया, है ना। अब ये जो सब क्लास होती है ये कुछ प्रॉपर्टीज अपनी पेरेंट क्लास की भी लेंगे। जैसे अगर शेप है, अगर मैं फ्रूट्स की बात करूं तो फ्रूट्स में, जैसे फ्रूट्स भी छोड़ो, अगर मैंने एक एंटिटी बनाई एनिमल्स, तो एनिमल्स के अंदर कैट भी आ सकता है, डॉग भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, तो कैट भी एक एंटिटी हो गई, डॉग भी एक एंटिटी हो गई जिसकी सुपर क्लास है एनिमल, राइट। अब एनिमल यानी कि सुपर क्लास और जो सब क्लास है डॉग, उसमें कुछ तो सिमिलर होगा तभी तो डॉग को एनिमल कंसीडर कर रहे हैं। यही चीज है कि जो सब क्लासेस होती हैं आर द ग्रुप ऑफ एंटिटीज विद सम यूनिक एट्रीब्यूट्स। सब क्लासेस इनहेरिट द प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ द सुपर क्लास, उसी चीज को इनहेरिट कर लेती है ये। आगे पढ़ा देती हूँ, स्पेशलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन। ठीक है, जनरलाइजेशन एक प्रोसेस है जहां पर हम एंटिटीज को जनरलाइज करते हैं। ठीक है, जनरलाइज कर देते हैं, यानी कि तुम सिंपल बोलो, वो प्रोसेस जब हम जहां पर हमारे पास सब क्लासेस हैं और उनसे हम क्या कर रहे हैं, एक सुपर क्लास बना दे रहे हैं, जनरलाइज कर दे रहे हैं। मेरे को ऑप्शन दे दिए, कार एक एंटिटी है, ट्रक एक एंटिटी है, मोटरसाइकिल एंटिटी है, मैंने बोल दिया अरे ये सब तो मेरे व्हीकल्स ही है, तो ये सब तो व्हीकल्स के अंदर ही आ गई, मैंने जनरलाइज कर दिया। और ये जनरलाइजेशन होता है बॉटम अप अप्रोच से। मैं पहले नीचे गई, मैंने सब क्लासेस को देखा एंड उन सब एंटिटीज से मैंने क्या बना दी, एक सुपर क्लास बना दी व्हीकल नाम की। ये हो गया जनरलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन में और स्पेसिफाई करते हैं, व्हीकल है, अब व्हीकल के अंदर भी उसके टाइप्स बता रही हूँ, कार हो गया, ट्रक हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, तो ये सारे स्पेशलाइजेशन होते हैं। और स्पेशलाइजेशन में कौन सा अप्रोच लगता है, टॉप डाउन अप्रोच। ठीक है,
स्पेशलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग सबसेट्स ऑफ एन एंटिटी। कोई एंटिटी दे रखी है, उसके सबसेट्स को बताना है। यहाँ पर तुम्हें एग्जांपल दे रखा है, इनहेंस्ड ईआर डायग्राम कुछ इस तरीके का तुम्हारे पास बना हुआ है, जहाँ पर क्लासिफिकेशंस हो रही है। ठीक है, उसके बाद आता है कंस्ट्रेंट। देखो ये कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ये यूज किसके लिए होते हैं, सब क्लास और सुपर क्लासेस के लिए, है ना। ये यूज होते हैं सब क्लासेस और सुपर क्लासेस के लिए। लाइक सब क्लासेस के कंस्ट्रेंट होंगे जिनसे सुपर क्लास का कुछ रिलेशन हम चेक करेंगे। तो कंस्ट्रेंट हमारा टोटल और पार्शियल होता है। अब टोटल सब क्लास, ये जो टोटल कंस्ट्रेंट होता है, इसका क्या मतलब हुआ, मानो मेरे पास कुछ सब क्लासेस थी जिनके अलग अलग ना कुछ रिलेशनशिप्स थे। ठीक है, ऐसे मेरे पास कुछ सब क्लासेस थी जिनके कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स थे। अब मानो मैं क्या करूंगी, ये जो टोटल, ये देखो ये जो मेरी सारी सब क्लासेस है, इनको मिलाकर अगर मेरी ये वाली एंटिटी पूरी बन रही है, इन सारे एलिमेंट्स को मिलाकर ये एंटिटी, ये जो सुपर क्लास वाली एंटिटी है, ये पूरी बन रही है, तो इसको मैं टोटल कंस्ट्रेंट बोलती हूँ। ठीक है, टोटल कंस्ट्रेंट बोलती हूँ। जैसे मानो मेरे पास क्या है, अलग अलग सब क्लासेस है, इंजीनियर हुआ, क्लर्क हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, और इसके ऊपर एक एंटिटी है किस नाम से, टोटल एम्प्लॉय। तो अगर मैं टोटल एम्प्लॉय की बात करूं तो उसमें मेरे को इंजीनियर की भी जरूरत पड़ेगी, क्लर्क की भी पड़ेगी और लैब असिस्टेंट की भी पड़ेगी। तो ये सारी सब क्लासेस मिला के मैं सुपर क्लास के बराबर हो रहा है ना, सब क्लास एंटिटीज मिला के मेरे सुपर क्लास एंटिटीज के बराबर हो रही है, तो इसको हम टोटल सब क्लास रिलेशनशिप बोल देते हैं। ठीक है, और अगर सारी सब की जरूरत नहीं पड़ रही है तो उसको हम पार्शियल सब क्लास रिलेशनशिप बोल देते हैं। उसके बाद आता है ओवरलैप्ड और डिसजॉइंट। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर कुछ एक हो गया, यानी कुछ सिमिलर आ गया। गया मेरा लैपटॉप। ओके, हाँ, मैं क्या बोल रही थी, ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक कुछ आ गया, ऐसा कुछ हो गया। सो इफ एनी एंटिटी फ्रॉम द सुपर क्लास इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन सब क्लास, अगर सुपर क्लास की कोई एंटिटी एक सब क्लास या उससे ज्यादा सब क्लास से रिलेटेड है, तो उसको हम ओवरलैप सब क्लासिंग बोलते हैं। और अगर किसी से रिलेटेड ही नहीं है तो उसको हम डिसजॉइंट सब क्लासेस बोलते हैं। सब क्लासिंग मतलब, डिसजॉइंट मतलब पता है, कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, सुपर क्लास और सब क्लास में कोई इंटरेक्शन नहीं है, उनके एंटिटीज में कुछ इंटरेक्शन ही नहीं है। ठीक है, कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको हम डिसजॉइंट बोल देंगे। एक से ज्यादा एंटिटीज हैं आपस में रिलेटेड, सब क्लास और सुपर क्लास की, तो उसको हम ओवरलैप बोल देंगे। अब ये टोटल सब क्लासेस भी समझ आ गया होगा कि सारी जब सब क्लास एंटिटीज है वो मिला के सुपर क्लास एंटिटी ले रही है, तो वो टोटल हो गया। उसके बाद आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, देखो, व्हेन वन सब क्लास, एक सब क्लास अगर एसोसिएटेड है ज्यादा सुपर क्लासेस से, मतलब मैंने दो सुपर क्लासेस बना दी, एक मानो मैंने कलर बनाया और एक मैंने बनाया फ्रूट। ये एंटिटी है, मैं बार बार क्यों गलत सर्कल बना देती हूँ, आदत नहीं जा रही मेरी। मानो ये फ्रूट है, ये कलर है, अब ये दोनों अलग अलग एंटिटीज है। अब मैंने बोला ऑरेंज, तो ऑरेंज मेरा फ्रूट भी हो सकता है और कलर भी हो सकता है ना। तो ऑरेंज मेरी सब क्लास है, लेकिन उसके अंदर फ्रूट भी, मतलब लेकिन है किसकी वो, फ्रूट की भी सब एंटिटी है, फ्रूट की भी सब क्लास है और कलर की भी है। सो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। जब कोई सब क्लास दो सुपर क्लासेस से एसोसिएटेड हो, देन दिस फिनोमिना इज नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इसमें क्या होगा, एट्रीब्यूट ऑफ द सब क्लास विल बी द यूनियन ऑफ ऑल द सुपर क्लास एट्रीब्यूट्स विच आर एसोसिएटेड विद इट। तो जो सब क्लास के एट्रीब्यूट होंगे वो सुपर क्लासेस के भी एट्रीब्यूट होंगे। जैसे एक टीचर इज अ सब क्लास, एक टीचर सब क्लास है, और टीचर मेरा एम्प्लॉय भी है और टीचर मेरी फैकल्टी भी है। तो मैंने दो एंटिटीज बनाई, एम्प्लॉय और फैकल्टी। अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, टीचर आ रहा है। टीचर मेरा एम्प्लॉय भी होती है, टीचर मेरी फैकल्टी भी होती है, तो ये होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्लियर हो रहा है। अब आते हैं यूनियन। तो यूनियन एक डिफरेंट टॉपिक है, फिर सब क्लासिंग का ही है। लेट सपोज वी हैव अ व्हीकल सुपर क्लास एंड वी हैव टू सब क्लास। मानो मेरा एक व्हीकल है, एंटिटी है व्हीकल, और उसके पास दो, एक सब क्लास है और एक सुपर क्लास है।
सॉरी, एक व्हीकल है सुपर क्लास का और उसके उसके लिए मेरे पास दो सब क्लासेस है। एक है कार और एक है बाइक। अब मेरे को ये बताओ, ये जो कार और बाइक है ये दोनों ही व्हीकल्स में आ रही है, तो ये जो सब क्लासेस है ये कहाँ से इनहेरिट हुई? एट्रीब्यूट, ये कहाँ से इनहेरिट हुई? व्हीकल से। तो क्या होगा, ये मैंने हटा दिया क्योंकि कंफ्यू मतलब थोड़ा वैसा हो रहा था ना, नोट्स कवर हो रहे थे। तो क्या होगा कि जो कार और बाइक है ये एट्रीब्यूट्स किसके लेंगे? जो व्हीकल क्लास है। जैसे व्हीकल क्लास है उसमें कोई भी व्हीकल होता है उसमें नंबर प्लेट होती है। तो मानो मेरा ये व्हीकल नाम का मैंने जो एंटिटी बनाई थी इसके अंदर मैंने एक एट्रीब्यूट डाला नंबर प्लेट। उसके बाद ये तो मेरी सुपर क्लास थी। अब मैंने एक सब क्लास बनाया कार और एक बनाया बाइक। अब इनके अंदर भी तो कॉमन एट्रीब्यूट लगेगा, इनको भी तो हम नंबर प्लेट से ही चेक करेंगे। तो इसको हम यूनियन बोलते हैं। यूनियन क्या होता है कि जब दो सब क्लासेस इनहेरिट करें एट्रीब्यूट्स फ्रॉम देयर सुपर क्लास, उसको यूनियन बोल रहे हैं। यूनियन बोल रहे हैं दो सब क्लासेस किसके एट्रीब्यूट्स को इनहेरिट करेगी? अपने सुपर क्लास के। ठीक है। ऐसे तुम्हारे पास एग्जांपल्स दे रखे हैं यूनियन के। एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बिटवीन अ होल ऑब्जेक्ट एंड इट्स कंपोनेंट, उसको एग्रीगेशन बोलते हैं। देखो ये हमने ईआर मॉडल पढ़ लिया। उसके बाद हमारे पास आता है डेटा मॉडल रिलेशनशिप। डेटा मॉडल क्या होता है? डेटा मॉडल कुछ डेटा से रिलेटेड होगा। तो डेटा मॉडल में हम बना के दिखाते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटा स्ट्रक्चर्स की क्या प्रोसेसेस हैं, क्या रिलेशनशिप्स हैं। तो ये एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा किस तरीके से मैनेज हो रहा है उस चीज का। तो डेटा मॉडल में हम किसके बारे में बात करते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के डेटा स्ट्रक्चर्स की डिस्क्राइब करता है कि डेटा स्टोर कैसे हो रहा है, एक्सेस कैसे हो रहा है और अपडेट कैसे हो रहा है। अ कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल कैन बी चैलेंजिंग टू कॉम्प्रिहेंड बिकॉज इट कंटेन्स मैनी इंटर रिलेटेड डेटा एलिमेंट्स। मतलब देखो अगर बहुत बड़ा डेटा मॉडल है तो उसको हैंडल करने में दिक्कत होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे डेटाज होंगे, है ना, ये सारी चीज होंगी। जैसे किसी कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल को समझना है, सो इट इज एसेंशियल टू ब्रेक इट डाउन इनटू इट्स फंडामेंटल कंपोनेंट्स एंड देन एनालाइज each part individually. They may involve reviewing data dictionaries, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल को अगर तुम्हें समझना है तो उसके डेटा डिक्शनरीज को समझना होगा, ईआर डायग्राम्स को समझना होगा, ये सारी चीजों को समझना होगा। उसके बाद आते हैं, डेटा मॉडल बहुत बड़ा होता है ना, डेटा इतना सारा यूज होता है किसी भी चीज में, तो डेटा मॉडल बहुत बड़ा होता है और उसी डेटा मॉडल को सिंप्लीफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। सो व्हाई इट इज इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंट ऑफ सिंप्लीफाइंग द डेटा मॉडल्स? सो डेटा मॉडल्स आर एसेंशियल टू ऑर्गेनाइज कॉम्प्लेक्स डेटा सिस्टम्स। डेटा मॉडल्स की मदद से हम बड़े बड़े सिस्टम्स को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं। हाउएवर एज डेटा सिस्टम ग्रो डेटा मॉडल टेंड टू बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना मैनेज करना। सो सिंप्लीफाइंग डेटा मॉडल इज वाइटल सिंस इट हेल्प्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। तो डेटा को अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूंगी तो डेटा ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। अ कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल में हैव रिडंडेंट फील्ड्स, डुप्लीकेट डेटा रिकॉर्ड एंड, मतलब किसी भी डेटा में ना बहुत सारी चीज हो सकती है, जैसे डेटा बार बार रिपीट हो रहा है, काफी कंफ्यूजन हो सकती है, एरर हो सकती है, इनकंसिस्टेंसीज हो सकती है डेटा के अंदर। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू सिंप्लीफाई द डेटा। और डेटा ऐसे ही थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टमेटिक अप्रोच लगेगा। की डेटा को देखना पड़ेगा कि सबसे इंपॉर्टेंट डेटा कौन सा है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, डेटा को एक फिक्स कैटेगरीज में डालना पड़ेगा, दो डेटा के बीच में रिलेशनशिप्स पता करने पड़ेंगे, ठीक है। और इनमें डेटा मॉडलिंग प्रोसेस में ये इसेंशियल भी है कि हम स्टेक होल्डर्स को भी बुलाएं, उन क्योंकि उनका कभी बिजनेस रिलेटेड कुछ डेटा खो गया तो, है ना। सो ये सारी चीज होती है। तो समरी की बात करूं, सो सिंप्लीफाइंग डेटा मॉडल इज अ क्रिटिकल प्रोसेस इन डेटा मैनेजमेंट। सिंप्लीफाई करना क्रिटिकल तो है, दैट इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एक्यूरेसी एंड स्पीडी डेटा। लेकिन जब डेटा सिंप्लीफाई होता है तो उससे डेटा ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है और एक्यूरेसी हो जाती है। और डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज करना चाहिए, टूल्स का यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाती हूँ तुम्हें।
किसी भी डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, मैं ये फटाफट से पढ़ा देती हूँ क्योंकि ये खत्म ही होने वाला है। उसके बाद थोड़े टाइम में तुम्हें मिल जाएगी यूनिट 2 भी। सो आइडेंटिफाई द की डेटा एलिमेंट्स। किसी डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए पहला स्टेप होता है की डेटा एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाइंग द की डेटा एलिमेंट्स इज द फर्स्ट स्टेप टू सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स पिन पॉइंटिंग द मोस्ट रिलेवेंट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट आर नेसेसरी। मतलब अगर किसी डेटा को सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले तो वो वाली इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर लो जो तो बहुत ही जरूरी है, ठीक है, बिजनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो उसको अलग कर लो। टू आइडेंटिफाई द की डेटा एलिमेंट्स, पता कैसे चलेगा कि कौन सी डेटा एलिमेंट्स, मतलब कौन से एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट इन विच द डेटा मॉडल विल बी यूज। तो तुम्हें पता करना चाहिए कि जो भी ये डेटा था वो किस लिए बनाया गया था, क्या क्या चीजें थी, एंड देन उसके अकॉर्डिंग समझो कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, ये सारी चीजें। इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर फैक्टर्स सच एज रिलेवेंस, एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस व्हेन डिटरमाइनिंग विच डेटा एलिमेंट आर की। तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई डेटा मेरे पास है, अब वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो की फैक्टर का काम कर रहा है कि नहीं, किन फैक्टर से कि वो रिलेवेंट कितना है, एक्यूरेट कितना है और कंप्लीट कितना है, उसी डेटा को तुम अपना की मानोगे। और जैसे ही तुम्हें की डेटा एलिमेंट का पता चल जाता है, द डेटा मॉडल कैन बी केप्ट सिंपल एंड फोकस्ड। तो उसके बाद तुम डेटा को सिंपल रख सकते हो, फोकस कर सकते हो, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज करना डेटा एलिमेंट्स को कैटेगरीज में। जो डेटा होता है वो बहुत बड़ा होता है, पहले तुमने पता कर लिया कि तुम्हारा की एलिमेंट क्या है, उसके बाद बाकी डेटा एलिमेंट्स को तुम कैटेगराइज कर सकते हो। सॉर्ट द डेटा एलिमेंट्स इनटू ग्रुप्स दैट शेयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। मेरे पास बहुत अलग अलग डेटा आ गया, उसको मैंने ग्रुप में डिवाइड कर लिया, जिनमें कुछ कुछ कॉमन है उनको लेबल कर दिया, और जो बाकी जो डेटा एलिमेंट्स है जो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे, मतलब वो इररिलेवेंट हो सकते हैं, तो उनको रिमूव कर दिया। कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज एंड रीअरेंज देम। उसके बाद रिलेशनशिप्स बताई जितने डेटास मेरे पास थे, तो इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज करूंगी। पहले की डेटास को खोजा, उनके रिलेशनशिप्स देखे, जो किसी भी ग्रुप में नहीं आ रहे उन डेटास को मैंने निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद यही होता है कि डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स इट इज एसेंशियल टू डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगरीज। कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स को डिफाइन करने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जरूरी है कि हमें रिलेशनशिप्स भी पता होने चाहिए बाकी डेटा के। जैसे कि कौन सा डेटा, हमने कार्डिनैलिटी देखी थी ना, वैसे वाले रिलेशनशिप्स कि कौन सा डेटा वन टू वन है, वन टू मैनी है, मैनी टू वन है। क्योंकि अगर मैनी टू वन होगा तो तुम्हें पता होगा ये वाली एंटिटी से ये वाला डेटा भी कनेक्टेड है, तो वो डेटा को उस हिसाब से पहचानने में हेल्प हो जाती है। डिस्क्राइब द रिलेशनशिप। Use clear and concise language to describe the relationship between categories. Document the relationship, visualize the relationship, refine the relationship. ये 4 steps हैं, ठीक है। उसके बाद तुम्हें जब डेटा को सिंप्लीफाई करना होता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जो कि होता है एलिमेंट एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा एलिमेंट्स। रिडंडेंट कौन से होते हैं? मतलब देखो क्या होता है ना कि कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो बहुत रिपीटेड होती है या फिर डुप्लीकेट होती है, बार बार आ रही होती है, जिससे डेटा स्ट्रक्चर बेफालतू का कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो उनको रिमूव करते हैं डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए। सो एलिमिनेट रिडंडेंट डेटा एलिमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल। रिडंडेंट डेटा मॉडल्स रिफर्स टू दोज दैट आर रिपीटेड और डुप्लीकेट। कौन से होते हैं रिडंडेंट? जो रिपीटेड होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं। ये वाली नोट्स में भेज दूंगी, ये लास्ट वाली स्लाइड्स तुम पढ़ लेना। मेरा गोल है कि मैं 6 बजे से पहले तक वन शॉट तुम्हें बना के इसका दे दूं, तो इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ा रही हूँ। Simplifying data hierarchies. Data hierarchy refers to how data elements are grouped and structured in a model. Data hierarchy का मतलब क्या होता है कि डेटा किस तरीके से ग्रुप था किसी भी मॉडल के अंदर। टू सिंप्लीफाई डेटा हायरार्की मतलब अब मेरे को पता करना पड़ेगा कि ये जो डेटा था वो किस किस चीज से रिलेटेड था, किस तरीके से ग्रुप था, क्योंकि मुझे तो सिंप्लीफाई करना है। टू सिंपली अब डेटा हायरार्कीज को का पता कैसे चलाता है? सबसे पहले की डेटा एलिमेंट्स को देखेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, जितने भी रिडंडेंट एलिमेंट्स है उनको निकाला, उसके बाद कैटेगरीज जितनी भी थी उनको देखा, और ज्यादा लेवल्स नहीं क्रिएट करने होते,
जैसे लेवल 1 पे ये हो गया, हायरार्की मतलब तो लेवल्स में डिवाइड करना ना, ये वाला डेटा इतना इंपॉर्टेंट, ये वाला डेटा यहाँ पर था, ये वाला डेटा इसलिए यूज हुआ। तो ये सारी चीजें, ये सब कैसे पता चलेगा, जब पहले की एलिमेंट तुम्हें पता चल जाएगा वो लेवल 1 पे होगा, उसके बाद जो जितने उससे रिलेटेड है वो लेवल 2 पे होंगे, जो किसी काम के नहीं है, रिलेवेंट है, उनको निकाल देंगे, ये सारी चीजें। अब कौन से टूल्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स को सिंप्लीफाई करने के लिए? डेटा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्ट, तो कौन कौन से मॉडल्स रिक्वायर होते हैं? सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेटा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। डेटा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है क्या? एक सॉफ्टवेयर है दैट असिस्ट इन क्रिएटिंग, अपडेटिंग एंड मैनेजिंग डेटा मॉडल, जो यूज होता है डेटा को क्रिएट करने में, अपडेट करने में, मैनेज करने में। दिस सॉफ्टवेयर टूल अलाउ यूजर टू विजुअली डिजाइन, इससे क्या होगा, ये सॉफ्टवेयर किस चीज में हेल्प करता है? डेटा मॉडल को डिजाइन करने में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेटाबेस, टेबल्स इंक्लूड करने में, डेटा के अंदर रिलेशनशिप्स बनाने में, एट्रीब्यूट्स बनाने में। ये जो सॉफ्टवेयर टीम है, टूल है, इसके कुछ टेम्पलेट्स होते हैं जिनके अंदर पहले से ही डेटा मॉडलिंग फ्रेमवर्क होता है। इसके अंदर ईआर डायग्राम्स हम बना सकते हैं, ठीक है, यूएमएल बना सकते हैं, ये सारी चीजें। कुछ डेटा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो फीचर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, डेटा मैपिंग मतलब करते हैं डेटा मैपिंग, रिवर्स इंजीनियरिंग एंड वर्जन कंट्रोल्स, ठीक है। ज्यादातर जो डेटा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अंदर कोलैबोरेशन फीचर्स भी होते हैं, तो मल्टीपल यूजर्स वर्क कर सकते हैं। ये सब क्या था? डेटा मॉडलिंग के लिए सॉफ्टवेयर, ठीक है। अगर मुझे डेटा को सिंपलीफाई करना है तो उसके लिए टूल्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं, तो उसके लिए मैंने पढ़ाया अभी डेटा मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, ये एक टूल है जो यूज होता है। उसके बाद कौन कौन से टूल्स या यूज होता है डेटा को सिंपलीफाई करने के लिए? ऑटोमेटेड डेटा मैपिंग। अभी ऑटोमेटेड समथिंग ऑटोमेटिक हो रहा होगा, सो ऑटोमेटेड डेटा मैपिंग एक प्रोसेस है ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर टूल टू ऑटोमेटिकली एनालाइज कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल एंड क्रिएट सिंप्लीफाइड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एलिमेंट्स। डेटा, ये देखो डेटा ऑटोमेटेड डेटा मैपिंग, ये सारी चीजें क्या पढ़ रहे हैं हम? टूल्स पढ़ रहे हैं डेटा को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये जो ऑटोमेटेड डेटा मैपिंग होता है, ये एक प्रोसेस होता है जहां पर जो सॉफ्टवेयर टूल है वो खुद ही एनालाइज करेगा, डेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, और उसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये किस तरीके से काम करता है? पहले तो ये एनालाइज करेगा स्ट्रक्चर को, डेटा मॉडल जो भी है, उसके बाद जो स्टेप्स ह्यूमंस करते हैं, आइडेंटिफाई करेगा की डेटा एलिमेंट्स को, उनके रिलेशनशिप्स को, रिडंडेंसी निकालेगा और सिंप्लीफाई कर देगा, ठीक है। और डेटा मैपिंग, ये जो ऑटोमेटेड डेटा मैपिंग है, इसकी बहुत ज्यादा एडवांटेज ये है कि बहुत क्विकली हम इसको, ये बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है, और इससे हम रियल टाइम डेटा को एनालाइज भी कर पाते हैं। आगे चलते हैं। ईआर डायग्राम भी एक तरीके का सिंप्लीफाई करने के लिए हेल्प करता है डेटा को, और ईआर डायग्राम तो मैंने पढ़ाई दिया था, एंटिटीज वगैरह। किसी कॉम्प्लेक्स डेटा को सिंप्लीफाई करने की बेस्ट प्रैक्टिस, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ मेरी जीभ दर्द हो गई है। बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी: असेसिंग वेदर द डेटा मॉडल्स मीट करंट एंड फ्यूचर बिजनेस नीड्स, आइडेंटिफाई एनी न्यू डेटा एलिमेंट, रिमूविंग एनी आउट। मतलब देखो, अगर मेरे को डेटा, अपने डेटा को अपडेट रखना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि ये जो मेरा अभी डेटा है, ये इसको मैं अपने फ्यूचर के बिजनेस मॉडल्स में यूज कर सकती हूँ कि नहीं है, और कौन-कौन से न्यू एलिमेंट्स को मैं डाल सकती हूँ, कौन-कौन से आउटडेटेड एलिमेंट्स को मैं रिमूव कर सकती हूँ। एक डेटा एक कैटेगरी का दूसरे से रिलेशनशिप चेक करना, डेटा को बार-बार टेस्ट करते रहना और चेंज करते रहना, ये सारी चीजें की हेल्प से मैं डेटा को रेगुलरली अपडेट कर सकती हूँ। उसके बाद ये ईआर डिजाइन इशू है, ये कुछ इशू है। Okay, DBMS ER design issue, choosing entity set versus attribute. So the design to utilize an entity set or attribute in a model depends on the structure of the actual. मतलब देखो क्या क्या इश्यूज आते हैं जब हम ER डायग्राम बनाते हैं, कि हमें समझ नहीं आता कि ये चीज एक्चुअल में एंटिटी होगी कि ये एट्रीब्यूट होगा। कभी कभार होता है, जैसे एक एक एम्प्लॉय है, अब उस एम्प्लॉय को या फिर उस लोकेशन को
टेलीफोन को मैं एंटिटी लो या एट्रीब्यूट लो, ऐसे कुछ इश्यूज आ जाते हैं। सो द डिजाइन टू यूटिलाइज एन एंटिटी सेट और एट्रीब्यूट इन अ मॉडल डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्चुअल बिजनेस एंड इट्स मीनिंग कनेक्टेड व्हेन इट्स एट्रीब्यूट। तो देखो क्या होता है कि कब पता लगेगा कोई चीज एंटिटी है या एट्रीब्यूट है, जब वो जो एंटिटी है और एट्रीब्यूट है वो कंबाइन होके एक मीनिंगफुल चीज मुझे दे रहा है। जैसे एम्प्लॉय एंटिटी है, उसके साथ आईडी, एम्प्लॉय आईडी बन गया, तो ये क्या दे रहा है, एक मीनिंगफुल चीज दे रहा है। एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय टेलीफोन नंबर, ये एक मीनिंगफुल है ना, ये चीज, ये जो भी हुआ ये मीनिंगफुल था। यानी कि ये जो एट्रीब्यूट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है और एंटिटी भी ठीक है। सो ये कुछ ऐसे ही इश्यूज होते हैं जो हम फेस करते हैं जब ईआर डायग्राम्स बनाते हैं। जैसे एंटिटीज का उनके एंटिटी सेट्स और उनके रिलेशंस के बीच में डिफिकल्टीज आ जाती है लोगों को कि ये वन टू वन होगा, वन टू मैनी होगा। ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसके बाद आता है चूजिंग बाइनरी वर्सेस एनरी रिलेशनशिप सेट्स। सो ये डायग्राम्स में कभी कभी दिक्कत यही आती है, जैसे मैंने रिलेशनशिप की बात करी यहाँ पर भी कि बाइनरी रिलेशनशिप है, एनरी रिलेशनशिप है। एनरी अभी मैंने बताया था कि एक एंटिटी के दो से ज्यादा रिलेशंस है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो इनका तुम्हें ध्यान रखना है। ओके, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ये चैप्टर खत्म होने वाला है, क्योंकि उसके बाद मुझे दूसरा भी पढ़ाना है। ओके, प्लेसिंग रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स। अब तुम्हें रिलेशनशिप एट्रीब्यूट्स को कहाँ पर प्लेस करना है वो भी कंफ्यूजन होती है। देखो, जो भी कार्डिनलिटी होगी कि ये देखो ये एट्रीब्यूट है। अब एक चाइल्ड की एक ही मदर होगी ना, एक चाइल्ड की दो मदर हो सकती है, देखो लेट है तो वो पॉसिबल। बट अगर मैं लॉजिकली बोलूं, है ना, एक चाइल्ड की मतलब जैसे एक से ज्यादा मदर्स हो सकती है उस केस में कि अडॉप्टेड है बच्चा या फिर जो भी सीन है। बट अगर नॉर्मल देखूं तो एक चाइल्ड की मानो एक ही मदर है, तो इन दोनों के बीच में वन वन रिलेशनशिप है। तो इसको अगर मेरे को लगाना है तो मैं रिलेशनशिप एट्रीब्यूट कहाँ लगाऊंगी, इधर ऐसे, इस रेशियो में। वन इज टू मैनी के लिए वन रेशियो मैनी, ये वाले रिलेशनशिप को यूज करते हैं। अब ये देखो, ये जो मेरा क्या हुआ, इनहैंस्ड ईआर डायग्राम है, इसके अंदर भी लिमिटेशंस है। और वो क्या है, द इनहैंस्ड ईआर डायग्राम हैव मेनी कंस्ट्रेंट एंड कम विद लिमिटेड फीचर्स। तो ये जो इनहैंस ईआर डायग्राम है ना, ये लिमिटेड फीचर्स के साथ आता है। फॉल्स इन द स्कोरिंग ऑफ डेटा कैन हैपन, प्लस ऑल्सो देयर कुड बी एन एरर इन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में एरर्स आ सकती हैं। ठीक है, और पास्ट डेटा को की हेल्प से ये फ्यूचर डेटा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। काफी सारी चीजें होती हैं इनमें भी। सो इट इज नॉट एज एक्यूरेट एज द ओआरएम अप्रोच, मीनिंग यू विल नीड टू वर्क हार्डर टू कैप्चर ऑल द बिजनेस रूल्स। मतलब ये जो इनहेंस ईयर डायग्राम होता है ये भी उतना एक्यूरेट नहीं होता है, और उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा रूल्स पे डिटेल में ध्यान देना पड़ेगा एंड ये सारी चीजें। अब मैंने तुम्हें इतना पढ़ा दिया है, इतना समझा दिया है, एंड होप आई होप तुम्हें समझ आया होगा, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत की है ये, ठीक है, पढ़ाने में। एंड इसकी यूनिट 2 आई विल ट्राई कि मैं 10 बजे से पहले अपलोड कर दूं, क्योंकि देखो मेरे को 4 घंटे लगेंगे वो करने में, एंड नहीं हो पाई सो मैं डाल दूंगी मैसेज कि मैं नहीं कर पा रही हूँ या जो भी है, बट हो जाएगी। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपलोड कर दूं। बाकी थैंक यू सो मच अगर तुम अब तक देख रहे हो, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।